सभी दर्शकों और श्रोताओं, फेसबुक मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस लाइव कार्यक्रम में। आज हमारे साथ लाइव में हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विष्णु नागर जी। उनका आज हम साक्षात्कार लेंगे और उनका साक्षात्कार लेंगे प्रसिद्ध पत्रकार आदरणीय स्वतंत्र मिश्र जी। तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमें सर से बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी जो शायद हम लोग ना भी पहले जानते हो। साक्षात्कार का मतलब ही ये होता है कि कुछ नया सुनने जानने को मिले। बहुत सी चीजें तो होती हैं जो हम लोग किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत किस्से होते हैं, बातें होती हैं, जो कार्य क्षेत्र के भी बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं, तो उससे वो आज वो हमारे साथ साझा करेंगे और हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि स्वतंत्र जी क्या-क्या पूछने वाले हैं, क्या-क्या चीजें रूबरू होने वाली हैं आज, लेकिन जो भी है हमारे ज्ञान में समृद्धि होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो एक परंपरा को निभाते हुए मैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, लेकिन फिर भी मैं उनका छोटा-सा एक संक्षिप्त सा परिचय आप लोगों को देना चाहती हूँ। आपका नाम है विष्णु नागर। आपका जन्म 14 जून 1950 को हुआ था। आप शाजापुर में मध्य प्रदेश में पले बड़े हैं और वहीं पर ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। दिल्ली में आप 1971 से आपने स्वतंत्र पत्रकारिता प्रारंभ की। सबसे पहले नवभारत टाइम्स में मुंबई में, फिर उसके पश्चात दिल्ली में आप विशेष संवाददाता सहित विभिन्न पदों पर रहे। आपने जर्मन रेडियो डाइचे वेले की हिंदी सेवा का 1982 से 84 तक संपादन किया है। आप हिंदुस्तान दैनिक के विशेष संवाददाता रहे हैं। 2003 से लेकर 2008 तक हिंदुस्तान टाइम्स की लोकप्रिय पत्रिका कादम्बिनी के भी आप कार्य संपादक रहे हैं और दैनिक नई दुनिया से भी जुड़े रहे हैं। आपकी बहुत सी कृतियां प्रकाशित हैं, जिसमें कुछ कविता संग्रह हैं जिनके नाम है फिर कहता हूँ चिड़िया, तालाब में डूबी 6 लड़कियां, संसार बदल जाएगा, बच्चे, पिता और माँ, हंसने की तरह रोना, कुछ चीजें कभी खोई नहीं, कवि ने कहा। इसी तरह कुछ आपके कहानी संग्रह हैं, जिनमें है आज का दिन, आदमी की मुश्किल, आह्वान, कुछ दूर, ईश्वर की कहानियां, बच्चा और गेम। आदमी स्वर्ग में ये आपका एक उपन्यास है और कई आपके निबंध संग्रह भी हैं जिनमें हमें देखती आंखें, यथार्थ की माया, आज और अभी, आदमी और समाज। इसके साथ साथ आपका एक आलोचना संग्रह भी है, कविता के साथ साथ के नाम से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब मैं आपका परिचय साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र मिश्र जी से भी करवा देती हूँ। उनका जन्म 15 अगस्त 1977 को हुआ। उन्होंने ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से ली, जिसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में उन्होंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से। इस समय वो न्यूज एडिटर है news18hindi.com में। इससे पूर्व उन्होंने राजस्थान पत्रिका, तहलका, इंडिया वाटर पोर्टल, देवास मध्य प्रदेश का, शुक्रवार, बिजनेस भास्कर, इंडो एशियन न्यूज सर्विस, दैनिक जागरण जो कि भागलपुर सिटी एडिशन रहा बिहार का, उसमें भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा उनके जो अपने प्रकाशन हैं उसमें डिजिटल बुक है उनकी, गहरा जल उथला समाज, उलट पुलट पर्यावरण, जो कि नॉटनल जो ऑनलाइन एक पोर्टल है उस पर वो उपलब्ध है। शिक्षा भरा पूरा अकाल, इसके अतिरिक्त जल जंगल जमीन, उलट पुलट पर्यावरण। काफी कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं जैसे कि नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, लोकमत समाचार, प्रभात खबर, राज एक्सप्रेस, द संडे पोस्ट, इंडिया टुडे, पाखी, शुक्रवार, सब लोग, पीपल वॉइस, पब्लिक एजेंडा, कॉम्बेट लॉ, योजना, युवा संवाद इत्यादि में आपकी कई लेख, समीक्षाएं और रिपोर्ट्स भी प्रकाशित होती रही हैं। और आपने पी साईनाथ, प्रकाश सिंह, अचिन विनायक एवं अन्य अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया है।
और आपने शिक्षण कार्य भी किया है कुछ समय, जिसमें आपने गेस्ट फैकल्टी के तौर पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में भी आपने शिक्षण कार्य किया है। तो ये एक आप लोगों का छोटा सा परिचय है। और मैं अब आपको ये स्वतंत्र जी को अब ये साक्षात्कार का जो है मंच हैंड ओवर करती हूँ। अब आप अपना आगे का जो है कार्यक्रम वो शुरू कीजिए। नमस्ते, शुरू करें। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, आपसे मतलब मुझे वर्षों से आपके साथ फ्रीलांसिंग के तौर पर, उसके बाद आपके साथ काम भी किया, और आज भी आपसे मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपसे बात करता हूँ। आज थोड़ी दूसरी बातचीत है। तो सबसे पहले तो एक जो हिंदी बैकग्राउंड की जो पत्रकारिता है, तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग एक ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जो बहुत सामान्य या अति सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, और मैं जानता हूँ कि आपकी भी पृष्ठभूमि जो है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत संघर्षपूर्ण रही है। थोड़े संक्षेप में आप कुछ दर्शकों को, पाठकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जिस जमाने में हम लोग पले बढ़े, तो उस जमाने में ऐसा नहीं है कि संघर्ष मैंने अकेले नहीं किया। मेरी उम्र के कई लोगों ने, जो इस दिल्ली शहर में लगभग उस समय या उससे थोड़ा पहले आए थे या थोड़ा बाद में आए, तो संघर्ष तो सबके जीवन का हिस्सा रहा। दूसरा ये है कि सभी लोग जो है, जो हिंदी पत्रकारिता में आते हैं या हिंदी लेखन में आते हैं, वो अधिकतर लोग जो है निम्न मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मैं भी उसी पृष्ठभूमि से आया, और उसके अपने लाभ भी हैं। जैसे लाभ ये है कि भाई आप खुद जो है एक नीचे के वर्गों में से आते हैं, तो आप समाज को की जो निचली सतह है उससे आपका एक तरह का संपर्क बना रहता है। तो उस अनुभव का भी लाभ मिलता रहा, और फिर जब एक लेखक और पत्रकार के रूप में सक्रिय हुए तो इसकी सचेत प्रयत्न भी किया। तो इसलिए मैं अपने संघर्ष को कोई बहुत ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहता। मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत इसका महत्व नहीं है, क्योंकि ये कोई अकेले का संघर्ष नहीं है, ये हम सब का, ज़्यादातर लोगों का संघर्ष इसी तरह का रहा। अच्छा सर, आपने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद जब आपके सामने जीवन यापन का सवाल आया, तो आपके समय में भी बहुत लोग होंगे, हमारे समय में भी लोग होंगे, तो एक दुविधा पैदा होती है कि हमको क्या करना चाहिए, किस रास्ते में हमको जाना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे मन को अच्छा लगता है, कौन सा रास्ता मतलब धन उपार्जन के लिए अच्छा होगा। इस तरह की दुविधा आपके मन में भी रही होगी, तो क्या दुविधाएं थी और कैसे आपने पार पाया? देखिए, उस समय चूंकि मैं आर्ट से मैंने बीए किया था, बीए किया है मैंने, तो आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प होते नहीं है। आप अध्यापक हो सकते हैं, प्राइमरी स्कूल में हो सकते हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल में हो सकते हैं, और आप थोड़ा सा वेंचर करें तो पत्रकार हो सकते हैं, या फिर तीसरा है कि क्लर्क हो सकते हैं। तो मेरे जीवन में कभी क्लर्क होने का या अफसर होने की इच्छा कभी रही नहीं, और ये ज़रूर था कि अगर मैं कुछ स्थितियाँ मुझे मैं चाहता था कि एमए करके ही आऊँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया कि नहीं, अभी चले जाओ, पत्रकारिता में एमए करना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो मैंने सोचा था कि चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और वो ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। तो यहाँ दिल्ली आने के बाद जो है, तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं पत्रकारिता करूँ।
उसके पहले जरूर मैं सोचता था कि अगर मैं एमए करूँगा तो मैं अ, हो सकता है अगर अच्छे अंकों से एमए करूँगा तो मैं हो सकता है किसी उस ज़माने में हायर सेकेंडरी स्कूल होते थे, हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर बन सकता हूँ या पीएचडी की या एमए में फर्स्ट क्लास आ गया तो मैं अध्यापक हो सकता। तो मेरे सामने 2 ही चॉइस थी कि या तो मैं अध्यापन करूँ या पत्रकारिता करूँ। और मेरी दिलचस्पी जो है वो पत्रकारिता में अधिक थी। छोटा-मोटा काम जो है मैंने वहाँ एक छोटा-सा अखबार था उज्जैन का प्रजादूत, उसके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया था। लेकिन बहुत नहीं है, छोटा-मोटा ही काम किया था, उसको कोई एक बड़ा अनुभव नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये मेरे मन में और एक मैंने कहीं कहा भी है कि मैं एक बार 8वीं क्लास में था शायद, तब मैं एक टूर पर जो है आया था हमारे स्कूल के टूर पर, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग भी उस समय देखी थी। तो मेरे मन में हुआ था कि कभी यहाँ काम करना है। हम्म। तो एक ऐसी इच्छाएँ बहुत सी पैदा होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उसका नतीजा निकले, लेकिन वो एक मन में ये बात रही और दिल्ली आने के बाद मैं सबसे पहले दिनमान ही गया था। हम्म। तो ख़ैर वो सब होता रहा और 1974 में मैं फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग स्कूल में चुन लिया गया। फिर पत्रकारिता का रास्ता था तो वही वही बना रहा और उसी में काम करता रहा और जो भी कर सकता था करने की कोशिश की। सर आप 1971 में दिल्ली आ गए थे और 1974 में आप बता रहे हैं कि दिनमान में आपने काम शुरू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम शुरू किया। इस 3 सालों में दिल्ली चूँकि हर चीज़ का हिसाब माँगती है, वो एक-एक चीज़ का पैसा माँगती है। आपको पानी, बिजली सब कुछ, कहाँ आप शाहजहाँपुर में थे और कहाँ दिल्ली आए। तो दिल्ली का जो मकान का किराया, ये इस तरह की चीज़ें आपको परेशान करती होंगी, आर्थिक दिक्कतें। तो क्या आपको कभी लगा कि मतलब अपने शहर लौट जाएँ, अपने गाँव लौट जाएँ? हाँ, एक नौबत ऐसी आ गई थी कि जब मुझे कोई काम मिल नहीं रहा था हुँ। और एक आखिरी आश्वासन था कि अगर वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो मैं करीब 3 महीने भटक कर जो है परेशान हो चुका था और कहीं कोई जुगाड़ छोटा-मोटा भी बैठ नहीं रहा था। लेकिन संयोग से ऐसा रहा कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हिंदी के बड़े कवि थे, उनसे मेरा संपर्क था तो उन्होंने जो है ये दिल्ली प्रेस में वहाँ के एक जनरल मैनेजर हुआ करते थे चंद्रमा प्रसाद खरे, हुँ। उनसे कोई उनका परिचय रहा होगा। जी। तो उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि भई इस युवक को जो है ये साहित्य में भी दिलचस्पी रखता है, पत्रकारिता करना चाहता है तो इसे आप कुछ इनका उपयोग कर सकें तो अच्छा है। तो जाके मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2-3 दिन बाद आइए तब मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। तो अगर उस दिन जवाब नकारात्मक मिलता, तो फिर मैं लौट जाता। लेकिन सकारात्मक मिला और मुझे उस ज़माने में ₹200 महीने का नौकरी वहाँ मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में मुझे दी गई। ₹200 अकेले के लिए मैं बहुत सस्ते से मकान में रहता था। एक छोटा-सा बहुत छोटा-सा मकान था जिसमें माँ माँ को भी ले आते थे, हमारे दोनों के पैर टकराते थे और हम एक ही साइड नहीं सो सकते थे, आमने-सामने सोते थे। तो ₹20 जो है मेरे मकान का किराया था। मेरे ख़्याल से 10 या 15 पैसे जो है वो बस के टिकट के लगते थे लाल किले तक आने के। तो लाल किले तो मैं वहाँ से गांधीनगर में रहता था, तो वहाँ से युवा की थाई और अभी भी मैं उतना तो चल ही लेता हूँ। तो फिर डेढ़ 1 किलोमीटर, डेढ़ पौने 2 किलोमीटर जो है वो पड़ता है लाल किला। तो वहाँ तक तो मैं पैदल ही आ जाता था और कभी टाइम्स ऑफ इंडिया जाना तो वहाँ भी तब पैदल चला जाता। तो जितना हो सकता था 15-20 पैसे, 25 पैसे जो भी हो वो भी बचाने की कोशिश करता था। ताकि जो है वो मैं 2 टाइम खा सकूँ। लेकिन फिर भी दिक्कत आती थी कई बार मुझे कुछ लोगों से 10-10 रुपया उधार भी लेना पड़ा। तो दिक्कतें तो आती ही रही। चलते रहे।
बीच में नौकरी लगती रही, फिर मेरे अपने कारणों से ही छूटती रही। एक आध बार जो है उनके दूसरों के कारण से छूटी। एक बार किसी ने मित्र ने जो मुझे कहा कि जो है बस एक एक जगह तुमको बढ़िया संपादक का पद मिलेगा, तो यहाँ तो मैंने सोचा कि अब यहाँ जो है वहाँ मुझे बहुत काम करना पड़ता है। एक करीब 12 पेज का है वो, वीकली था। उसमें अनुवाद भी मुझे करना है, प्रूफ भी मुझे पढ़ने हैं, सब कुछ मुझे करना है। तो पैसा वो तो अच्छा दे रहे थे, और अच्छा देने को तैयार थे। जब ये छोड़ने लगा तो छोड़ने नहीं दे रहे थे। पर मुझे लगा जब मुझे अच्छा एक संपादक बनाया जा रहा है तो मैं काहे को चक्कर में पड़ूं। लेकिन खैर वो मृत तृष्णा थी। वो मित्र जो है वो मतलब फांकालाजी में जो है वो उस्ताद थे, तो उन्होंने मुझे मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। जो अच्छी भली थी, मतलब उस जमाने में 600 रुपये दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि अब नहीं जाएंगे तो और बढ़ा दूंगा। तुम्हारी 800-900 रुपये उसमें मिलते हैं तो बहुत आराम से मेरा जीवन जी चलता है। लेकिन खैर मेरा भी इसमें कमजोरी है कि मैं भी जो है लालच में आ गया। तो इस तरह मिलती रही, छूटती रही, इस तरह चलता रहा। बीच में फ्रीलांसिंग करते रहे। फ्रीलांसिंग में भी कठिनाइयाँ बहुत आती थी। 200 रुपये महीना भी कई बार नहीं होता था। तो ये सब दिक्कतें चलती रही। लेकिन एक बार निश्चय कर लिया, जब वो नौकरी एक बार मिल गई दिल्ली प्रेस में, उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो लौटना नहीं है, जो भी होगा देखा जाए। तो वो निश्चय काम आया। सर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताओं के तो हम ऋणी हैं। इस बात के ऋणी भी हैं कि उन्होंने आपको ठिकाने का बंदोबस्त जो है दिल्ली में कोई एक रास्ता दिखाया। हाँ, इसके और लिए एक हम छोटी सी हम बात और पाठक भी बताता हूँ। मतलब उनके ऋणी हैं। जी। हाँ, मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ जो आपने कहा। तो जब मैं पहले दिन ही सर्वेश्वर से मिला था, तो उन्होंने रघुवीर साय जी से मुझे मिलवाया था, वो एक अलग कहानी है। तो उस समय जो है मैं बात कर रहा था उनसे, तो उस समय एक कमलेश जी जो प्रतिपक्ष के मुख्य संपादक भी हुए बाद में, और हिंदी के अच्छे कवि भी थे, और समाजवादी थे वो। तो वो रघुवीर जी से मिलकर बाहर आए। तो पहली टेबल जो है सर्वेश्वर जी की थी। उनके पास आके खड़े हुए, कुछ बात की। उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का जो है नया नया आया है, इसका कहीं, मैं उस समय तक ठहरने का उस दिन ठिकाना भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कहाँ ठहरना है। तो तुम जो है वो ये क्या कहते हैं ये नॉर्थ एवेन्यू में किसी एमपी क्या रहते थे, उनकी बरसाती में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है कुछ समय के लिए इसको अपनी बरसाती में जगह, जैसे उन्होंने कहा हाँ रात को आ जाए करे सोने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं रात को वहाँ सोने, तो उन्होंने मेरे नौकरी का प्रबंध तो बाद में कर पाए वो हो सकता हो। लेकिन जो रहने का उन्होंने पहले दिन से ही मेरा प्रबंध कर दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सहायक बना। वरना मैं दिल्ली में जी कहाँ भटकता, और कहीं धर्मशाला भी जाता तो शायद मेरे लिए वहाँ भी जो है बड़ा मुश्किल होता। सर, आपने कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखते रहे, उपन्यास भी लिखा, बहुत सारी चीजें आपने लिखी। पर जब एक कवि, जब नाम आता है आपका, तो आप ज़हन में पहला जो वो दस्तक देता है, वो आपका कवि वाली छवि देती है। एक तो ये, इस छवि, मतलब इस तरह की जो छवि बनती है, वो कैसे बनती है? मतलब आपने कहानियाँ भी लिखी हैं, आप कहानियाँ, वो मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, कहानियाँ अच्छी भी हैं। फिर क्या कहानियाँ लिखनी आपने बंद कर दी, या बंद की तो क्यों की? नहीं, मैंने बंद नहीं की। मैं लिखता रहा लगातार, बरसों तक लिखता रहा। लेकिन मेरा जो है 74 में, ये 74 में, मेरा जो पहचान सीरीज जो एक अशोक वाजपेयी एक कुछ लेखकों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकालते थे, तो हुँ, उसकी चौथी सीरीज में मेरा जो है, जबकि मैं बिल्कुल ही अनजान था दुनिया हुँ, हुँ। हिंदी साहित्य से, और कोई मुझे जानता नहीं था, तो अशोक जी ने मुझे पहचाना, और उन्होंने मेरी पुस्तिका कविता की छापी। तो उससे थोड़ा परिचय हिंदी की दुनिया का मेरे बारे में हुआ, और फिर उस पर समीक्षाएं भी छपी। फिर 1980 में जो है वो मेरा एक पूरा कविता संग्रह आया, और उस दौर में बहुत से कवियों के संग्रह आए थे। उसको, उस दौर को कहा गया था कविता की वापसी।
तो वो उस समय सबसे बड़ा काम मध्य प्रदेश सरकार ने, अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में किया था कि उन्होंने खास तौर पर मध्य प्रदेश के कवियों के कविता संग्रह की 1200 प्रतियां खरीदने का प्रावधान वहाँ किया था। तो इस कारण जो है प्रकाशक जो है पीछे दौड़ते थे आपके। तो एक प्रकाशक मेरे पीछे भी दौड़ा और वो संग्रह छपा और वो दूसरा संस्करण भी उसका छपा। तो मुख्य रूप से मेरी कवि के रूप में पहचान बनी। कहानियाँ भी मैं लिखता रहा, कहानियाँ भी मेरी अच्छी पत्रिकाओं में छपती रही। तो अब मेरी वो कहानीकार के रूप में पहचान नहीं बनी, तो मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं है। और ये मैं किसी पे थोप तो नहीं सकता कि आप मुझे कहानीकार भी मानिए या पत्रकार भी, जी कोई जी माने ना माने ये भी उसकी मर्जी है। तो ये सब ये तो दूसरों का आकलन है कि वो मुझे क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। मैं जी इसमें जी कैसे कह सकता हूँ कि आप मुझे ये मानिए और वो मत मानिए। अगर कुछ कवि मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छा है। जी। सर आपकी भाषा जो है चुटीली है, मतलब आपकी आपकी पत्रकारिता के लेख पढ़े जो आपने संपादकीय लिखे या जो रिपोर्टिंग भी की या आपकी कविता है या व्यंग है, सब में चुटीलापन है। वो मतलब लेकिन किसी को आहत करने वाली जो एक भाषा होती है वो नहीं है, चुटीलापन है और वो जरूरी है। आज की तारीख में पत्रकारिता में चुटीलापन का स्तर क्या पाते हैं और कहाँ पाते हैं, मतलब क्या देख पाते हैं आप अभी का जो अब अभी की जो मैं पत्रिका। अब मैं दूसरों के बारे में तो क्या निर्णय दे सकता हूँ, देना भी नहीं चाहिए। पर मेरे साथ एक जो सकारात्मक बात मैं मानता हूँ, हो सकता है दुनिया न माने, कि चूंकि मेरा साहित्य से जुड़ाव रहा और साहित्य से जुड़ाव रहा और आप दिल्ली में हैं तो आपको लगातार पढ़ते रहना होता है। आपके मित्र भी ऐसे होते हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं और जीवन से के साथ जो है जीवन में संघर्ष तो हो ही रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है मिलकर उसने मेरी भाषा के निर्माण में योगदान किया होगा। मैं खुद भी नहीं जानता कि जैसी भी मेरी भाषा है उसे मैंने ठीक ठीक कैसे प्राप्त किया। लेकिन जाहिर है कि ज़्यादातर चीज़ें जीवन से प्राप्त करते हैं, आप साहित्य से प्राप्त करते हैं और आसपास की जो पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता भी दूसरे लोग लिखते हैं उनको भी आप ध्यान से देखते हैं। तो ये सब चीज़ों से अगर चोटिलापन है तो वो इसका कारण मैं उसको ठीक ठीक स्रोत न मैं जानता हूँ न दूसरों को बता सकता हूँ। जी लेकिन हाँ, मेरे पास मेरे मन में एक जाना कैसे जो है वो एक व्यंग का भाव जो है वो अ, पनपता गया। हम्म। तो शायद वो कारण हो इसका, और तो मैं कोई खास इसका कारण ढूंढ नहीं पाता। सर पत्रकारिता मिशन है, ये बात सुनता आ रहा हूँ। आज या मतलब कब से आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो मिशन है, मिशन कहाँ छूट गया या अभी भी है तो कहाँ बचा हुआ है? ये देखिए, पत्रकारिता अगर मिशन थी तो सबसे, अगर मिशन थी तो वो मिशन तो ज्यादातर आजादी के पहले थे, जी जब हमारे बहुत से पत्रकारों ने, बल्कि कई लेखक पत्रकार थे, मखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि ने, तो उन्होंने जो है वो अपने दम पर और ब्रिटिश सरकार का कोप का भाजन बनते हुए पत्रकारिता की। तो और कोई जाहिर है कि उस जमाने में कोई इनको अखबारों को या साप्ताहिकों को सपोर्ट करने वाला जो आजकल सिस्टम बन गया है विज्ञापन का, ये सब तो नहीं था भी तो बहुत छोटा मोटा था। तो इन्होंने अपने दम पर व्यक्तिगत जो खतरा भी उठाया और अपने संसाधन जहाँ से भी जुटा सकते थे थोड़ा बहुत जुटा। तो वो सचमुच की मिशनरी पत्रकारिता तो वो थी। हम लोग जिस जमाने में हैं, हम लोगों ने तो हमेशा नौकरियां की, लेकिन हाँ ये कोशिश जरूर की और मेरे साथ के और लोगों ने भी कोशिश की कि हम पत्रकारिता में रहें और चाहे हम नौकरी करें,
लेकिन हम अपने को सिर्फ नौकर ना मान लें मालिक का। हम काम करते करते एक सीमा पता चली कि एक सीमा, और उसको सीमा का थोड़ा विस्तार किया जा सकता है। तो मैंने तो अपने तौर पर सोचा कि ये एक सीमा तो है, लेकिन उस सीमा का मैं धीरे धीरे विस्तार करता हूँ। तो और उसमें मुझे कोई बहुत कठिनाई का सामना नहीं करना, क्योंकि जो है संयोग से मुझे कुछ संपादक ऐसे मिले जो खुद बड़े समझदार और बड़े सचेत लोग थे। जैसे पहले तो संपादक मुझे रघुवीर साय जैसे आदमी मिले, जो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत सचेत आदमी थे। तो मैंने लंबे अरसे तक दिनमान के लिए फ्रीलांसिंग की, और उनसे मुझे मतलब अगर मैं किसी चीज़ से सहमत नहीं होता था तो उनसे मुझे ये कहने की हिम्मत थी, और उनको सुनने की वो पसंद भी ऐसे लोगों को करते थे जो कि हिम्मत से अपनी बात कह सकें, कांपते और चुप रहते हुए हाँ हाँ जी जैसे ऐसा ही होता है सर, इस तरह नहीं पसंद करते। तो एक तरह का एक वो संस्कार भी हम लोग को मिला। और फिर पत्रकार में बाद में भी कई संपादक जो है वो ऐसे मिले जिन्होंने कि हमको प्रोत्साहित किया। जैसे राजेंद्र माथुर ने, उनके बारे में 50 कमियां उनकी हो सकती है, लेकिन वो कुल मिला के मुझे लगा था कि मतलब मुझे तो जो है उनके समय में लिखने का बहुत मौका मिला। और बाकी जगह भी मुझे कुछ न कुछ अवसर हमेशा मिलते रहे, और जो भी मैंने लिखा कहीं रेयरली कुछ थोड़ा बहुत संपादन हुआ हो, बाकी संपादकों ने मौका दिया। अब जो है, अब स्थितियां इतनी ज्यादा उलट हो गई हैं। एक तो बाजार का जो असर है, तो बाजार के बारे में हमारे जो मालिक हैं और संपादक हैं उनकी कुछ निश्चित मान्यता है कि फला चीज बिक सकती है, फला चीज, वो पता नहीं कहाँ से, कोई सर्वे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें बना रखी है कि ये चीज बिकती है। तो एक वो है, और मालिकों की भी कुछ ऐसी ही समझ है। दूसरा ये है कि आप जानते हैं कि पिछले 6 साल में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि किसी बड़े संस्थान में काम करना जो है बहुत कठिन है। उसके लिए आपको मालिक के चरण भी छूने होंगे और सरकार के भी। तो हम लोग सौभाग्य से उस समय में रहे कि जब ये दोनों काम जो है करने की बाध्यता नहीं थी। आप जानते हैं कि मैं शुक्रवार में आपके साथ रहा तो मुझे कोई मालिक के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ी, या उसके पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका में रहा तो भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। तो एक अच्छा समय था हम लोग का, कंपेरेटिवली। हो सकता है उससे अच्छा समय पहले भी रहा हो। तो हम लोग लगभग जो है उस अच्छे समय में पत्रकारिता कर पाए। अब जो है नए पत्रकार बताते हैं कि बहुत ही कठिन है इन परिस्थितियों में काम करना, बस लेकिन गुजारे के लिए, रोटी कमाने के लिए करना पड़ता है। और माहौल ऐसा बना दिया है कि उसमें एक स्वतंत्र ढंग से सोचना समझने वाले आदमी के लिए कोई जगह नहीं। सर, आज की पत्रकारिता जो अब मतलब हो रही है उसमें सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बढ़ गई है। ट्विटर की, फेसबुक की, यूट्यूब की, मतलब कई बार तो मैं देखता हूँ कि फेसबुक पर खबरें आपको पहले मिल जाती हैं। और वो खबरें बाद में आपके अखबारों में या फिर और जगहों पर छपती हैं। तो मतलब एक आम आदमी भी कहीं पर खड़ा है और वो वीडियो शूट करता है और उसको वायरल कर देता है। हुँ, इसको इसको कैसे देख रहे हैं? ये पत्रकारिता की सुविधा है या पत्रकारिता के लिए खतरा है, या पत्रकारिता के फील्ड में जो लोग फील्ड में रहते थे उसकी उनको हटाने से, मतलब उसकी संख्या कम करने से, रिपोर्टरों की, उसकी स्ट्रेंथ कम कर देने की वजह से ऐसा हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है सर, ये इसके बारे में? देखिए, कोई भी जो मीडियम होता है उसकी अपनी कुछ सकारात्मक चीजें होती है, नकारात्मक चीजें भी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें सब सकारात्मक है और सब कुछ नकारात्मक। जी। तो फेसबुक में भी ऐसा है और दूसरे जो मीडियम है उनमें भी ऐसा है। जैसे व्हाट्सएप में तो सिर्फ जो है वो कट एंड कट पेस्ट वाला मामला है। मैंने आप कुछ भेजा आपको, मैंने भी किसी के उसको फॉरवर्ड किया, वेरीफाई नहीं। आपने उसको आगे फॉरवर्ड किया। लेकिन फेसबुक में ये ऐसा ये कम है, ऐसे मेरी मेरी समझ। और आप
फेसबुक की दुनिया हो या व्हाट्सएप की दुनिया भी हो, तो ये आपकी समझ पर निर्भर है कि आप किन लोगों की फ्रेंडशिप जो है, कि किन लोगों की फ्रेंडशिप स्वीकार करते हैं, या आप किनसे मतलब दोस्ती का वो हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों ने सावधानी बरती है, और किसी का वैसे कई लोग तो सिर्फ अपने फोटो पेस्ट करते रहते हैं कि मैं इस मुद्रा में, उस मुद्रा में, ये मुद्रा में। तो मैं ऐसे लोगों को कतई जो है वो अपने उसमें फेसबुक पे नहीं आने देता है। मुझे क्या करना है, जी। आप 50 तरह के कपड़े पहनते हैं, 50 तरह की मुद्राएं बनाते हैं, या कोई लड़की है तो बहुत खूबसूरत तो होगी, अब मुझे क्या करना है उससे। तो मैं जो इसके पास कुछ विचार होता है, कुछ कहने के लिए होता है, और जो कुल मिला के एक सेक्युलर दृष्टि रखता है, तो मैंने उन लोगों को, और मुझे इसलिए काफ़ी, मैं तो एक ही माध्यम में हूँ फेसबुक पर, और मुझे काफ़ी मतलब अपने से नए लोगों से भी सीखने को मिला, अपने पहले के लोगों से भी सीखने को मिला। बहुत सी चीज़ें जानने, समझने को, अपनी संवेदना का विस्तार करने के लिए मुझे बहुत कुछ इसमें मिलता रहता है। तो मैं नहीं समझता कि मैं कुछ दे रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ बहुत सा हासिल कर रहा हूँ। ये ज़रूर है कि उससे फेसबुक वगैरह की आप उसमें पड़ जाएँ, तो फिर आपके पढ़ने लिखने की क्षति होती है। तो एक बैलेंस बनाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। कभी वो बैलेंस गड़बड़ा भी जाता है। तो मेरे लिए, मैं तो समझता हूँ कि ये माध्यम जो है, मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि सकारात्मक है, और मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जिनसे बहुत सीखने, समझने को, नई-नई चीज़ें जानने को, नई संवेदनाओं से साक्षात्कार का अवसर मुझे मिला। सर पत्रकारिता को जब हम देखते हैं रेणु के समय में, फणीश्वरनाथ रेणु के उसमें देखते हैं, तो ऋण जल धन जल, अब इसका मतलब बहुत गहरा है। और ऋण जल धन जल जैसी रिपोर्टिंग है, मतलब जो पूरी एक किताब है। आज की तारीख में टीवी उसको लेकर 1 मिनट में 60 खबरें, 2 मिनट में 100 खबरें जो देने की कवायद है, ये क्या है? क्या हम केवल सूचना देना चाहते हैं? उसके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं, वो उसके बारे में कुछ जानना समझना नहीं है क्या? इसके बारे में बताएँ। लेकिन अगर टेलीविज़न जो है उस ज़माने में भी होता, जब ऋण जल धन जल जैसी रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी, तो ज़ाहिर है कि ये रिपोर्ट जो है वो दूरदर्शन पर भी जो है वो आ नहीं सकती थी। आती तो 2 मिनट की आ सकती थी, 5 मिनट की आ सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं। या एक छोटी-सी फ़िल्म बन सकती थी। तो उस समय जो है, और दैनिक अखबार भी जो है वो ऋण जल और धन जल जैसी जो है, जो रिपोर्टें हैं, एक सूखे पर है, एक बाढ़ पर है। तो उतनी लंबी-लंबी रिपोर्टें जो है वो कोई दैनिक अखबार शायद ही छापता। तो एक सौभाग्य की बात थी रेणु जी के लिए भी, कि उस समय दिनमान जैसा जो है वो साप्ताहिक था। और रघुवीर जी के संपादन की एक खास बात ये थी कि वो हमेशा हर लेखक से कहते थे, वो कहते थे आप कितने कितने पेज लिख के लाओ, मतलब कितना स्पेस देंगे। उन्होंने कहा ये तो स्पेस तो मैं जो है आप जब लिख के लाएंगे तब मैं तय करूँगा। हुँ, हुँ। वो ये नहीं कहते थे कि आपको बस एक पेज में ही लिख के लाना है। 800 शब्दों में या 600 वो शब्दों में। तो वो जो है वो आपको पूरा स्पेस देते थे, तो उस स्पेस की वजह से भी जो है, या जैसे ये जो सूखे वाली रिपोर्ट है वो तो उन्होंने अज्ञे जी के ज़माने में की थी। तो अज्ञे जी का भी ये दृष्टिकोण था, और फिर वो अज्ञे जी स्वयं एक लेखक थे, वो जानते थे कि रेणु के लिखने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो बड़ी दिलचस्प बात ये है कि रेण जो है, अज्ञे जी स्वयं गए थे सूखे की रिपोर्टिंग करने के लिए, और अपने साथ रेणु को भी ले गए, और ये जी ने सिर्फ जो है तस्वीरें खींचने का काम किया, और हुँ, लिखने का काम जो है सारा उन्होंने, शायद एक आध संपादकीय उन्होंने वहाँ आके लिखा, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य रिपोर्टिंग का काम, हालांकि वो भी कर सकते थे, गए थे, तो उन्होंने काम जो है रेणु को दिया।
तो और बाद में वो उन्होंने कहीं लिखा है कि ये जो गे जी ने तस्वीरें खींची थी उसकी एक प्रदर्शनी कहीं शायद ये अपने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क वगैरह में कहीं लगी भी थी। तो ये देखिए कि एक संपादक कितना विनम्र भी हो सकता है, विनम्र हो सकता है कि वो लिखने का लालच जो है वो का संवरण करके वो अपने साथ एक अपने दूसरे लेखक को ले आता जो जानता है कि इस राज्य को, इस राज्य की संवेदना को, समझ को, उनकी भाषा को ज्यादा बेहतर ढंग से जानता है और उसके बाद लिखने का ऐसा कौशल है कि जो शायद मेरे लिए जो है मुश्किल हो। तो वो उनको सारे फोटोग्राफर का रोल अदा करते हैं। अब ये भी थोड़ी बहुत दिलचस्प बात है और ऐसे दिलचस्प संपादक बात, बिल्कुल। कहाँ होते जी 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 जी। सर, 2 पत्रिकाओं में आपने काम किया, 2 पत्रिकाओं को आपने संभाला, कादम्बनी और शुक्रवार। कादम्बनी में आपने विज्ञान से जुड़े विषयों पर कई बार विशेषांक निकाला। वो शुक्रवार में आपने विज्ञान जैसे विषय को नहीं छुआ, उसकी वजह क्या थी? मतलब वो टाइम फ्रेम था, वो महीने की मैगज़ीन थी, ये वीकली था, हैं। इस वजह देखिए से? एक तो दोनों के प्रकृति में तो फर्क है ही और दूसरा शायद वहाँ विज्ञान पर बहुत जोर देने का वो एक वजह भी ये था कि जो मेरे पहले संपादक थे वो बड़े वैसे तो बहुत मशहूर रहे हैं, राजेंद्र अवस्थी। जी, जी। पर उन्होंने जो है पत्रिका को अंधविश्वास, तंत्र मंत्र है इस सब की पत्रिका बना डाला था। उनको लगता था इसी से बिक्री होती है। शायद उनकी पर्सनल समझ हो या न हो मुझे नहीं मालूम क्या था, लेकिन उन्होंने उस तरह की पत्रिका उसको बना डाला था। तो मेरे सामने ये चुनौती थी और ये बात मैं मृणाल पांडे जी को भी शेयर दूंगा कि उन्होंने भी मुझे एक पूरी छूट दी थी। तो ये चुनौती थी कि इस पत्रिका को, जो कि एक अंधविश्वासों की पत्रिका बड़ी हद तक बन चुकी है, इसमें जो है एक वैज्ञानिक समझ का विस्तार कैसे किया जाए, इसी पत्रिका को एक दूसरी धारा में जो है कैसे लाया जाए। तो पता नहीं आप उस समय देख पाते थे नहीं देख पाते थे, लेकिन मुझे जिस अंक की सबसे ज्यादा खुशी है विशेषांक की, वो था ज्योतिष पर। हुँ, ज्योतिष हुँ। पर में सिर्फ एक जो है वो भविष्य फल देता था, क्योंकि उसके पाठक उस तरह के थे, तो वरना मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन वो एक मजबूरी थी, वो देता था। लेकिन मैंने ज्योतिष वाला जो अंक निकाला, उसमें सब कुछ जो है वैज्ञानिक समझ के साथ था। गुणाकर मुले जैसे लेखक थे, जी, उन्होंने उसमें जो है पूरे विस्तार से लिखा और भी मैंने तमाम लेखकों का यशपाल साथ। जी वगैरह। हाँ, तो हम लोगों ने तो उसको हमने और कई लोगों ने भ्रम में उस समय खरीदा था कि ये अंक जो है वो ज्योतिष के बारे में हमको, ज्योतिष के बारे में जो वो समझते हैं वो ज्ञान देगा। कई लोगों ने वो लिखा भी कि जो है हमारे तो आपने 25 रुपए बर्बाद कर दिए। हाँ, वो नाराज हुए होंगे, हो सकता है, और वो पाठक बंद भी होगा। लेकिन कई बार नए काम करने से जो है नए पाठक जुड़ते भी हैं, और जुड़े थे तभी तो ये सब जो पारंपरिक पाठक थे उसको तो बहुत सा छटा होगा, लेकिन नया पाठक जुड़ा भी उससे। हुँ, तो हुँ। एक ये भी एक इस पृष्ठभूमि के कारण भी वो था। और कुल मिला के शुक्रवार में जिस जो समझ हम सब लोगों की काम कर रही थी, वो हम लोग एक आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ काम कर रहे थे। तो उसकी बहुत उस समय ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन किया था। ऐसा ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक चीज़ों, तमाम चीज़ों पर तमाम, अगर मैं इस समय याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी स्टोरीज़ हमने की है। और फिर उस समय जैसे कमिटेड लेखक थे, उस तरह के लेखक जो है वो बहुत से समय 4-5 लोग ऐसे थे जो कमिटेड ढंग से साइंस पर लिखते थे। तो उनका जी, मुझे लगातार सहयोग मिलता था। वो लोग धीरे-धीरे यहाँ तक आने तक जो है वो बहुत से लोग पृष्ठभूमि में चले गए थे, या उनके पास बहुत नई सोच नहीं रह गई थी। तो या जैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यादवेंद्र, तो वो पहले साइंस पर लिखा करते थे। हुँ। उन्होंने जी, जी। दिमाग तो साइंटिफिक ढंग से सोचने का है, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को साहित्य के लिए ज़्यादा किया। साहित्य में भी अनुवाद के लिए बहुत अपने को समर्पित किया, तो उनका भी मैंने बहुत सहयोग लिया।
तो थोड़ा अभाव भी रहा, और थोड़ा ये लगा कि हम जो एक हमारे जो पाठक हैं एक वैज्ञानिक समझ के पाठक हैं, तो इसकी उस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई लोगों के मन में अंधविश्वास भरने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक लगातार हम एक तरह की वैज्ञानिक समझ ही दे रहे हैं, तो अलग से शायद उतनी जरूरत नहीं सर, आपका एक संग्रह है, संसार बदलता है। है। क्या संसार बदल संसार हाँ बदला है हाँ, इस हाँ। संग्रह का नाम ठीक ठीक याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या लेखन से कुछ बदलता है, बदला है? संसार लेखन से। बदल गया ऐसा ना, संसार जी, बदल गया ऐसा कुछ हाँ, नाम है जी, उसका। हाँ, तो हम लोग उस समय जो है भ्रम में ही रही है, और लेकिन भ्रम में भी थे, और एक आइडियल हमारे सामने था। ये सोसाइटी जो है वो समानता पर आधारित सोसाइटी होनी चाहिए, वो समाज होना चाहिए। तो उस समाज की इच्छा जो है वो व्यक्त करने वाला वो संग्रह था, और उसमें वो जो संसार बदल जाएगा शीर्षक से, मेरे ख्याल से वो कविताओं की एक सीरीज थी 8-10। तो उसमें ये सब जो है वो समानता बंधुत्व की बातें थी। तो हमें लगता था कि ये दुनिया जो है वो जैसी है वैसी रहने वाले नहीं है, लेकिन हमने देखा कि उससे भी बुरी हो चुकी है। तो लेकिन आज भी मेरे मन में या मेरी पीढ़ी के तमाम कवियों लेखकों के मन में एक बड़ा आदर्श तो है हमें, इसलिए कि ये दुनिया में कोई चलाने वाले जो है वो छोटे और तुच्छ दिमाग के लोग हैं। हम जो एक बड़े सोच है उससे अपना जो है अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, हम उसकी उसमें शामिल तो नहीं हो सकते। वो एक बड़ा सपना जो है वो देखना हम बंद तो नहीं कर सकते, और ना करोड़ों लोगों ने ये सपना देखना बंद नहीं किया। तो शायद उस सपने का प्रतिबिंब तो है, लेकिन वो आशा जो है कि हम, अच्छा अब ये भी नहीं कहा था कि संसार जो है वो 4 साल में बदल जाएगा, 10 साल में बदला है। संसार बदल जाएगा, मतलब वो बदलेगा, वो उसका कोई टाइम पीरियड तो जो है मैं उस समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से पूछता था, सीपीआई के लीडर से पूछता था, सीपीएम के, तो वो भी कोई टाइम टेबल थोड़ी दे सकते थे। तो उसमें उसमें भी कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन संसार जैसा है आज भी जैसा है वो वैसा रहने वाला थोड़ी है। ये भले ही जो है हमारे आज के शासक समझते हो कि हम जो है जाने कब दुनिया, मतलब इनकी मृत्यु भी कभी नहीं होगी, कभी कभी तो ये भी सोचते होंगे। तो और इनको हमको कोई हटा नहीं पाएगा, तो कोई दमन से कोई ऐसा थोड़ी होता है कि आप दमन कर देंगे लोगों का। अगर दमन से ही सब कुछ हो जाता तो दुनिया में इतने बदलाव नहीं होते। तो दमन का भी एक प्रतिरोध होता है। तो वो आशा तो और वो आइडियल तो हमारे सामने है। तो उस आशा का प्रतिबिंब आप उसे मान। सर, आपकी आपकी कविताओं में या आपके लेखन में, आपके व्यंग में ईश्वर, स्वर्ग, भगवान, इस पर बहुत चीजें हैं आपकी। तो क्या मतलब आपके दिमाग में इस तरह की जो बातें चलती है या उस पर जो व्यंग आप सोचते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा, और मेरे नाम से स्पष्ट है कि एक ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा। तो धर्म का जो पूरा तामझाम है वो तो मैंने बचपन से देखा, और मैं भी उसमें शामिल रहा। जैसे रामचरितमानस का अखंड पाठ होता था, तो उस समय मेरा गला छोटा था तो अच्छा होता था, और ज़्यादा शुद्ध पाठ कर लेता था, तो मुझे बुलाया जाता था कि आप वो है वो पाओ, मुझे भी आनंद आता था उसमें। फिर मैं एक वकील साहब थे जहाँ मेरी माँ काम करने जाती थी, तो उनका एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। तो उसमें जो है हर मंगलवार को जो है चोला चढ़ाया जाता था। तो चोला चढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी, और उसके अलावा उसमें जो है प्रसाद चढ़ाया जाता था। शायद 8 आने का प्रसाद जो है वो लाते थे। तो जाहिर है कि मैं जो है वो 8 आने का प्रसाद लाता था, तो उसमें जो है भगवान को चढ़ाने के लिए, हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बड़ा हिस्सा रखता था, बाकी हिस्सा सबको बांट देता था।
तो धर्म के जो तमाम तरह के तामझाम हैं, जाति के तामझाम है, वो सब मैंने देखे, अनुभव किए। अब भी जो है मैं देखता हूँ। मेरी पत्नी जो है बेहद धार्मिक है और उनको धार्मिक होने की पूरी स्वतंत्रता है, मेरी ओर से कोई इसमें बाधा नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं कई चीज़ों से मेरी असहमति होती है, लेकिन जैसे मेरी कई चीज़ों से उनकी असहमति है, वैसे उनकी भी असहमति होगी। तो इसलिए जो है मैंने धर्म का तामझाम बहुत देखा। और आज भी जो है मेरी मंदिर पत्नी धार्मिक है, वो मंदिरों में जाती है तो मैं भी अंदर चला जाता हूँ। भले ही जो है मैं ईश्वर को जो है वो मूर्ति वूर्ति को अच्छा। नमस्कार नहीं करता, लेकिन जाता हूँ ताकि मैं जो आसपास जो तमाम लोग हैं उनको देख सकूं, तामझाम को देख सकूं। फिर मैं एक एक नियम मैंने अभी तक जब तक जिंदा हूं तब तक मैंने बना रखा, और अभी तक वो पूरा हुआ पता नहीं वो अगली बार मैं वहां जा पाऊंगा नहीं, कि उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है, जिसे कुंभ मेला बाकी जगह कहा जाता जी है। जी जी। तो मैं शायद पहली बार 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ गया था। हम्म। उसके बाद से मैं लगातार जो है हर 12वें साल वो लगता है और मैं लगातार वहां जाता हूँ। और किसी धार्मिक श्रद्धा के वश नहीं, मेरी पत्नी की धार्मिक श्रद्धा है, वो अपनी नदी नहाती है, जो भी करती है। मैं नदी वदी नहीं नहाता, मैं तो घर में ही जो है नल से नहाता हूँ। तो मैं जो है वो इतने सारे लाखों लोग वहाँ आते हैं, साधारण लोग, आसपास के गांव के लोग, जो सचमुच जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। कुछ जो है वो बाबा लोग होते हैं, वो अपना नाटक भी करते हैं। तो वो सब मैं जो पैदल चल चल के, वहाँ पैदल ही चलना होता है, तो मैं पैदल चल चल के वो सब देखता रहता हूँ। मीलों पैदल चलता हूँ और देखता हूँ। तो मुझे उसमें जो है वो एक एक तरह से मैं कहता हूँ कि वो मैं लोगों के दर्शन करने जाता हूँ। तो मैं लोगों के भी दर्शन करता हूँ, और साधुओं के जो तामझाम है, नाटक है, ड्रामा है, वो पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, तो वो भी इंजॉय करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे धर्म के प्रति और धर्म के आचार विचार के प्रति बहुत क्रिटिकल बनाती रही है। इसलिए मेरी जो एक किताब आई थी, जो मैं समझता हूँ काफ़ी पढ़ी गई है, काफ़ी संस्करण भी हुए थे, ईश्वर की कहानियाँ, तो छोटी छोटी हम्म। कहानियाँ। तो उसमें सब सब कुछ जो है वो धर्म के पाखंड को लेकर ही ज़्यादातर बातें। उसके बाद भी मैं जहाँ जैसे कहा कि मैंने लेखों में भी लिखा, संपादकीयों में भी लिखा, व्यंग में भी लिखा, कुछ कहानियों में भी आया है। तो मेरी कंसर्न खासकर जो है कि चूंकि मैं हिंदू धर्म को ही ज़्यादा जानता हूँ, तो उसी संस्थान में, तो मैं उसके प्रति एक क्रिटिकल रवैया जो है अपना किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। जितना ढोंग बढ़ेगा उतना ही मेरी क्रिटिकलिटी बढ़ेगी। जी जी। तो ये कारण है कि मैं धर्म के बारे में तमाम तरह से व्यंग्यात्मक ढंग से लिखता रहा। अच्छा सर, आप करीब 3 दशक तक, 30 साल करीब, आप दैनिक अखबार में रहे, और उसके बाद आप फिर कादम्बरी में आए। तो एक शिफ्ट जो है, मतलब एक शिफ्टिंग आपकी दैनिक अखबार से मासिक पत्रिका में हुई। उसके बाद फिर आप एक शिफ्ट और फिर वापसी जो है 7 दिन की पत्रिका शुक्रवार में हुई, साप्ताहिक में। तो ये जो आपको रोज बरोज का काम था दैनिक अखबार का, जो आपको चुस्ती मांगती है, चुस्त रवैया मांगती है, तो मासिक में आने के बाद आपको क्या वो डलनेस फील होता था, या कैसा क्या करते थे, तो क्या कैसा लगता था? देखिए, शुरू में मुझे संपादक की जिम्मेदारी मिली, मैंने पद मेरा शुरू में एसोसिएट एसोसिएटेड। एडिटर था, एग्जीक्यूटिव जी जी। एडिटर था। लेकिन हम्म, मृणाल जी ने मुझे पूरा संपादक का अधिकार दिया होता। तो एक संपादक का अधिकार आपको मिले, और साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका के संपादन का आपकी जिम्मेदारी, तो मुझे उसकी तो बहुत खुशी हुई। और पहली बार जो है मुझे इस तरह का काम करने का मौका मिला, और एक एक पद के साथ मिला। वैसे थोड़ा बहुत दैनिक में रहता था, तो कभी वीकली अखबार की वो साहित्य पेज वगैरह देख लिया, या कई बार पूरा वो देख लिया, वो अलग बात थी। लेकिन ये तो उसकी शुरू में तो मुझे बहुत खुशी रही, और मैंने बहुत काम किया। और काम तो मैंने आखिर तक भी किया, मैंने उस काम को छोड़ा नहीं। जी। मैंने मतलब
जब से कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, जब से मैं किसी भी रूप में संपादक बना हूँ, मैंने अपने काम में कोई कभी सिंसियरिटी में कोई कमी अपनी ओर से नहीं आने दी। अब मेरे अपना ज्ञान और अपनी सीमाएं हो सकती है, लेकिन अपनी ओर से जितना सिंसियर हो सकता है मैंने तो उस पत्रिका को मैंने बहुत सिंसियरली निकाला। और तो उसका एक आनंद और सुख था, क्योंकि बहुत कुछ श्रेय जो है वो संपादक को उसका मिलता ही है, टीम के लीडर को तो मिलता ही है बेसिक श्रेय तो। लेकिन हाँ, कुछ समय बाद मुझे मैंने 5 एक साल गुजर गए, तब मुझे लगने लगा कि यार ये क्या जीवन है। वो तो उसमें जो है रिपोर्टिंग में आपको कुछ पता नहीं होता कि हो सकता है किस दिन कुछ खबर ना हो और आप चले आएंगे साहब 6-7 बजे चले आए घर, और किसी दिन ऐसा हो कि आप सुबह 11 बजे से सुबह 9 बजे से घर से निकले हैं और रात को 2 बजे पहुंच रहे हैं, और कभी सड़क पे खड़े हैं, कभी जंगल में जा रहे हैं, कभी गांव में जा रहे हैं, कभी आप बैलगाड़ी में बैठे हैं, कभी हवाई जहाज में बैठे हैं, कभी बस से जा रहे हैं। तो ये सब जो इसका एक सुख और आनंद एक्टिव रहने का लगातार था, वो मैं मिस करने लगा था। तो उसके बाद मुझे जो है वो नई दुनिया से जो है वो प्रस्ताव मिला कि मैं वहाँ आऊँ, और मुझे उन्होंने संडे नई दुनिया का एडिटर का पद दिया। तो मेरे सामने एक दुविधा तो थी, क्योंकि मृणाल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और पहली बार संपादक का जिम्मेदारी थी और अपने ढंग से काम करने का मौका दिया था। दूसरी तरफ जो है जो ऑफर आया था उसमें तनख्वाह भी बेहतर थी, और इसके अलावा जो है वो एक दैनिक अखबार में फिर से लौटने की बात थी, और हमारे मित्र आलोक मेहता का बहुत आग्रह भी था कि मैं उनसे जुड़ूं। तो बहुत तोला मैंने, और फिर ये तय किया कि मैं दैनिक अखबार में जाऊंगा। हालांकि उसका मृणाल जी ने बहुत बुरा माना और उन्होंने बहुत निराशा के स्वर में कहा कि आप भी हमें छोड़ चले। मुझे बहुत एक अपराध की भावना तो हुई, लेकिन ये थोड़ा ये भी था, संतोष था कि एक काम नया, उसी काम को करने का जो है मौका मिलेगा। तो वहाँ भी मैंने बहुत काम किया। मैंने वहाँ कई बार 2-2 संपादकीय में खुद लिखता था। फिर मैंने करीब 8-9 महीने तक जो है वो एक व्यंग का कॉलम लिखा, जो उसकी शब्द सीमा शायद 300 या 350 थी। तो उस शब्द सीमा में रहकर ही मुझे लिखना था, तो वो लिखा। और भी तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती थी, वो निभाई। कई बार तो ये होता था कि रात को घर से 9 या 10 बजे जा रहे हैं, तो अगले दिन जो है मुझे व्यंग किस विषय पर लिखना है सोचता हुआ जाता था, और कुछ बनता था नोट, थोड़ा गाड़ी में ही नोट्स, ड्राइवर था तो मैं गाड़ी में ही नोट्स बनाता जाता था। और फिर रात को कई बार होता था कि रात को 2 बजे जो है मैं उसको लिख लेता था। रात को 2 बजे वो काम पूरा होता था, फिर सोता था और फिर अपने अगले दिन के काम में लग जाता। तो वो एक वो सुख और एक आनंद था, लेकिन अब किसी कारण जो है मैंने उसको भी छोड़ा। फिर शुक्रवार का जो मौका मिला मुझे काम करने का, तो सब अलग अलग तरह के काम थे और अलग अलग तरह की चुनौतियां थी, और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए मुझे डर भी लगा था। मैंने कभी कादम्बरी जैसी पत्रिका, मतलब इस तरह का काम कभी किया नहीं था, वो भी उसको लेकर भी दुखी थी, और मैंने सोच लिया था कि अगर मैं असफल रहा तो, और मुझसे कहा गया कि आप जो है इसके काबिल नहीं है, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं छोड़ के जाता हूँ। यही चीज़ जो है वो नई दुनिया के बारे में सोची, यही मैंने चीज़ जो है शुरुआत में सोच के आया था कि जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या करें। तो लेकिन ये चैलेंज है, इसको स्वीकार करें। सर जैसे कादम्बरी में मासिक पत्रिका थी और शुक्रवार साप्ताहिक था, तो दोनों के विषय चयन में, जैसे मासिक पत्रिका में आपने विषय चयन किया और 1 महीने का वक्त होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा तात्कालिक चीज़ों को मतलब सम्मिलित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साप्ताहिक पत्रिका में अगर आपको पत्रिका को रन कराना है, तो हो सकता है कि आज छपने जाना है और सुबह
ये विषय चेंज हो, कुछ नया हॉट टॉपिक हो, तो आपको विषय चेंज करना पड़ता था, मैंने भी देखा। तो मैनेज करना कितना मुश्किल होता था, कैसे करते थे? नहीं, ये देखिए, ये दैनिक अखबार में लंबे समय तक काम करने की जो ट्रेनिंग थी ना, और वहाँ भी ऐसा होता था कि ये 9 बजे तय हुआ है कि साहब ये कवर स्टोरी जाएगी, मतलब मुख्य जो है, मुख्य स्टोरी के रूप में समझिए कि मेरी जो है वो जाने वाली, और 10 बजे जो है कोई बड़ा डेवलपमेंट हो गया, और हो सकता है कि मेरी जो है वो स्टोरी जो है वो 2 कॉलम में फ्रंट पेज पे छपे, या जो सबसे आखिरी पेज में चली जाए। और ये भी था कि भाई उसमें एक दैनिक अखबार में एक ये भी होता है कि आपको काम करना है। सपोज मैं एक रिपोर्टर था, तो मुझे रिपोर्ट लिखनी है, तो रिपोर्ट में ये नहीं हो सकता है ना कि मैं कल आके लिखूं। जो आज की घटना है उस पर तो आज ही लिखना हो, चाहे मेरा सिर दुख रहा हो, चाहे मेरे घर में बच्चे की बुखार आ रहा हो, चाहे मेरी पत्नी किसी वजह से परेशान हो, या कोई कोई और ऐसी चीज हो गई जो मेरे मन को बहुत विचलित कर रही हो, तो उन सब चीजों के बावजूद उस काम को किसी भी तरह करके ही जाना है। तो इस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया। अगर ये ट्रेनिंग नहीं होती तो मेरे लिए शुक्रवार जैसी पत्रिका में काम करना और अपडेट रहना, और क्योंकि अगर पत्रिका में अगर आप अपडेट नहीं रहते हैं तो आपको लगता है 2 दिन बाद की ये पत्रिका तो क्या है, सब चीज़ें जो है वो पुरानी पड़ चुकी हैं, इसके आगे तो राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, तथ्य। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना, और एक नई इमेजिनेशन लेके आना, इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा लेखन ने मेरी मदद की। तो ये सब जो है वो, ये दैनिक अखबार की ट्रेनिंग और साहित्य की ट्रेनिंग, दोनों का समझिए कि वो मिश्रण था। और मैं खैर दिनमान से तुलना नहीं कर सकता आपने, दिनमान तो बहुत, मैं तो उसको जो है मानता हूँ कि मेरे समय में इससे बड़ा, इससे बढ़िया जो है वो साप्ताहिक कोई नहीं निकला। लेकिन अब उसके संपादक जो है दोनों, गे जी और उसके बाद रघुवीर जी, दोनों जो है चूंकि बड़े साहित्यकार भी थे, और कम से कम रघुवीर जी के बारे में कह सकता हूँ कि बड़े पत्रकार भी थे। और गे जी ने भी दिनमान के समय को साबित किया ही था अपने को। तो उसमें उनके जाहिर है कि वो जो नयापन वो दे रहे थे, उसमें उनके साहित्यकार होने की भूमिका भी एक थी। हालांकि बाद में जो है वो काफी माना जाएगा कि जो साहित्यकार होता है वो पत्रकार नहीं हो सकता। यानी एक मूर्ख तो पत्रकार हो सकता है, अनपढ़ पत्रकार हो सकता है, लेकिन जो है वो जो साहित्य है, जिसने कुछ साहित्य पढ़ा लिखा है, वो पत्रकार नहीं हो सकता। ऐसी धारणा भी बाद में बनाई गई, और वो बहुत बदमूल हो गई है हिंदी पत्रकारिता। जी। सर, साहित्य की बात, पत्रकारिता की बात हम लोग कर रहे हैं इस समय। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि साहित्य की का जो अध्ययन है, वो पत्रकारिता में कैसे काम आता है, और पत्रकारिता की जो ट्रेनिंग है, वो साहित्य में आपको कैसे मदद करता रहा? हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पत्रकारिता चूंकि आपकी संवेदना का बहुत विस्तार करती है, क्योंकि वो सारी मनुष्यता के बारे में होती है। वो जो तथाकथित जो राष्ट्रवाद है उस तक सीमित नहीं, वो राष्ट्रवाद से बहुत ऊपर जाती है। यानी जब मैं, यानी कोई भी लेखक जो है वो हिंदी के लेखक कोई पसंद नहीं करता है, पढ़ता है। वो जो है दूसरी भारतीय भाषाओं के लेखक को भी जितना पढ़ सके पढ़ने की कोशिश करता है। उसके लिए यूरोप के लेखक भी महत्वपूर्ण है, अफ्रीका के लेखक भी महत्वपूर्ण। तो उसकी दुनिया जो है एक बड़ी दुनिया होती है, इसमें संकीर्णता के लिए कोई जगह नहीं। मेरे लिए मुक्तिबोध भी महत्वपूर्ण है और ब्रेक भी महत्वपूर्ण है। मैंने अपने ये कह सकता हूँ कि ये ब्रेक तो विदेशी है, ये मेरा लेखक नहीं हो सकता। और न मैं ये कह सकता हूँ कि मुक्तिबोध ही मेरे लेखक हो सकते हैं, कोई दुनिया का दूसरा लेखक मेरा लेखक नहीं हो सकता। ऐसे मतलब उपन्यासकारों के बारे में, कथाकारों के बारे में भी
हम भी ये बात है। हम टॉलस्टॉय मेरे उतने ही लेखक हैं जितने कि प्रेमचंद मेरे लेखक। तो ये सब चीजें एक लेखक को एक पढ़ने का जो अनुशासन है वही आपको एक बड़ी व्यापक मानवता के बारे में सोचना सिखाता है। और मनुष्य सबसे जो नीचे के तबके के लोग हैं, सबसे पीड़ित उत्पीड़ित लोग हैं, उनके बारे में सोचना, समझना, संवेदित होना सिखाता है। मैं पिछले दिनों जो है वो टॉलस्टॉय की जो बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ रहा था। तो वो तो एक बड़े बड़े परिवार में, जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जो है उन्होंने जब आसपास के लोगों को देखा, किसानों को देखा, उनकी हालत को देखा, उस सब से उनके बीच में जो एक गहरी संवेदना पैदा हुई, गहरी बेचैनी जो पैदा हुई, वो आप ये नहीं मान सकते कि वो सामान्य तौर पर उच्च वर्ग के लोगों में नहीं पैदा होती है। लेकिन जी जो साहित्य जो है उनकी एक मुख्य चिंता, तो उनके मन में, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी ये बात सही थी। तो आपको जो साहित्य जो है एक बेचैन होना जो है अपने समाज के, अपने समय के सवालों से जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है। तो एक तो इस चीज का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा ये कि जब दैनिक अखबार से आप जुड़ते हैं तो आपको, जैसा मैंने कहा कि आपको काम करके हर हालत में देना है, और उसके लिए बहुत समय नहीं होता। माने ये आज कोई घटना घटी और मुझसे संपादक ने कहा कि आज पर आप आज संपादकीय आपको इस पर लिखना है, तो मेरे पास जो कोई घंटे भर या 1.5 घंटे जो पढ़ने का टाइम है जो मैं ले सकता हूँ वो लूँगा, और उसके बाद जो है अपनी जो समझ है, अपना जो दृष्टिकोण है, उसके साथ मैं उसको लिखूंगा। तो मुझे वो 1.5 घंटे या 2 घंटे का जो भी समय दिया है उसमें मुझे काम करना है। यही रिपोर्ट के बारे में सही है, यही लेख के बारे में सही है। आज घटना आज घटी है तो हद से ज्यादा आप कल लिखिए, परसों उसको, परसों जो है वो छपेगा। ये नहीं हो सकता कि 1 महीने बाद आप लिख कर दें, जो साहित्य में हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको दोनों तरफ से जो है जो इक्विप होना होता है। मैं समझता हूँ कि वो एक लेखक के लिए और एक पत्रकार के लिए, मेरी समझ में, एक बड़ी पूंजी। जी सर, आपने नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, कादम्बनी, तमाम जगहों पर काम किया है। आपको सबसे ज़्यादा जो काम करने में मज़ा आया वो कहाँ आया, कैसे आया? उसके बारे में कुछ शेयर करें। ये ये कहना जो है वो जहाँ और काम किया है उसके साथ अन्याय होगा। मैं नहीं कह सकता कि मुझे कादम्बनी में काम करने में मज़ा नहीं आया। आया मुझे, और इसीलिए मैं 5 साढ़े 5 साल तक वहाँ काम करता रहा, और शायद और भी करता रहता अगर इस तरह का आग्रह ना होता। और जो भी कुछ कर सकता था करने की कोशिश करता। तो मतलब एक संपादक होने का ये सुख मिलता है कि आप अपनी इमेजिनेशन का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सकते हैं। मतलब एक रचनात्मक सुख जो है ये संपादक का होने का भी होता है, ये मैंने अनुभव किया। तो अब जैसे उस पत्रिका के पूरे स्वरूप को जो बदला कादम्बनी के, तो इसका सुख नहीं था क्या? वो भी सुख था। बिल्कुल। नई दुनिया में काम किया तो वहाँ जो काम बहुत करने का जो काफी एक ना सुख है, लगातार आपको व्यस्त रहना पड़े, और काम बहुत, उसमें बहुत सा काम ऐसा हो जो आपके मनोनुकूल हो, तो उसका सुख भी कम नहीं है। लेकिन हाँ, फिर एक पत्रिका जो है आप पूरी तरह निकाल दें, चाहे कादम्बनी हो चाहिए। और क्योंकि जैसा कि आपसे मैं पहले कह चुका हूँ कि एक साप्ताहिक जो समाचार पत्रिका निकालने की अपनी जो है दुविधाएं, अपनी परेशानियां, अपने चुनौतियां होती हैं। और वो भी उस युग में आप देखिए कि उस समय तक जो है इंडिया टुडे बहुत इस्टेब्लिश हो चुका था, और उसका एक बड़ी जगह थी। और तो और धीरे धीरे वो जमाना आ रहा था कि जब पत्रिकाओं की तरफ से ध्यान हट रहा था और अखबार जो है वो खुद ही पत्रिका बनते जा रहे थे।
तो ये भी एक चुनौती थी। तो इस चुनौती के साथ जो काम करना है और उसकी पत्रिका की रिलेवेंस को बनाए रखना है और पाठकों को पढ़ने के लिए बाध्य करना है, तो ये एक इसका भी अपना सुख था। तो मैं किसी भी सुख को जो है वो छोटा नहीं मान सकता। लेकिन हाँ, मुझे निश्चित रूप से कहूँगा कि मुझे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज मेरे लिए था, एक पत्रिका अपनी जिम्मेदारी पर निकालना और इतने सारे लोगों का सहयोग लेना, और संयोग से लगभग सभी लोग जो है वो बहुत सहयोग करने वाले मुझे मिले। तो ये चैलेंज चूँकि दूसरे चैलेंजेस से ज़्यादा बड़ा था, उसमें इस नई दुनिया में सारी जिम्मेदारी किसी और पर आती है, मुझ पर वो नहीं थी। तो और वो एक थोड़ा सा अभ्यास होने के बावजूद कादम्बनी का जो काम था वो उसकी एक एक दायरा था, उस दायरे में आपको काम करना था। इसमें जो है कोई आपका दायरा नहीं था। तो एक उस दायरे से बाहर रहकर जो काम करने का सुख था, तो ज़ाहिर है कि मुझे इसमें जो है वो ज़्यादा मिला। पर हर सर काम महत्वपूर्ण था, हर काम एक सीढ़ी था, और उस सीढ़ी से ही मैं यहाँ तक, इस सीढ़ी मतलब यहाँ यहाँ पहुँचा, और अगर कुछ कर पाया तो कर पाया। सर एक सवाल, मुझे चूंकि बहुत लोग मिले हैं और वो कहते हैं कि कॉपी एडिटिंग जो है, आपसे लिखने का जो आपका आपके अंदर जो बेचैनी पैदा होती है, आप दूसरों की कॉपी एडिट करते-करते वो बेचैनी कमती जाती है। वो आपका सारी हुँ, ऊर्जा जो है, हुँ, उसमें लग जाती है कि हुँ। आप कॉपी एडिट करते हैं, तो फिर आपको लिखने का इतना मन नहीं होता, पर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। कुछ लोग और हैं, जिन्होंने इसको अपने लेखन को बचाए रखा, वो लिखते रहे। ये कैसे आप इसको कैसे संभव कर पाए? मुझे तो क्योंकि ऐसा कोई आप हुँ, शुक्रवार में भी मैं मेरे सामने की ये तो बात है कि 2 साल मैंने आपको देखा कि आप पहले पन्ने से आखिरी पन्ने के आखिरी शब्द तक आपकी आँखों से गुज़र जाता था, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, पूरी तरह से आश्वस्त हो लेने के बाद ही आप उसको फाइनल करते थे और उसको फिर जाने देते थे, पत्रिका को छपने जाने। मुझे इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं दिखाई देता। इसलिए जैसा मैंने कहा कि अगर मैं आपकी कॉपी सुधारता हूँ, मैं एक्स वाई जेड की कॉपी सुधारता था या अंत तक देखता था, या कोई तथ्य छूट गया तो उसमें जोड़ता था, तो वो काम भी आपका होते हुए भी, आपके नाम से छपते हुए भी, बेसिकली आपका ही काम है, वो मेरा काम उसमें नहीं है। तो उसके बाद भी मुझे लगता था कि ये मेरा ही काम है। तो जी, तो ये वो वो काम भी अपना काम ही लगता था। तो इसलिए जो ये काम जो मैं करता था, वो काम भी मेरा अपना काम था। तो मेरी तो ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी पत्रिका की ज़िम्मेदारी थी। तो मुझे इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं दिखाई दिया कि मुझे लगा कि ये भी जो है, ये मेरा ही काम है जो मैं कर रहा हूँ। ये मेरा ही लेख या मेरी ही रिपोर्ट है जो मैं संपादित कर रहा हूँ। जी, जी। और ये जो संपादकीय या जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ, वो भी मेरा ही काम। तो ये मेरे और दूसरे के काम वाला का जो फ़र्क है, वो मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए वो दोनों ही काम मेरे ही काम थे। वो पत्रिका भी मेरी थी, जो लोग लिख रहे थे मेरे, वो भी मेरे लोग थे। तो वो मेरेपन का जो भाव था, उसके कारण शायद ये संभव हो पाया। सर आप पिछले 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। यह जीवन आपको कितना रास आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है? पिछले 6 साल हुँ, से जो आप फ्रीलांसिंग कर। शुरू में तो ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहिए, 1-2 प्रस्ताव भी आए, लेकिन वो मुझे जमे नहीं। तो इसलिए मैंने वो किया भी नहीं। फिर अब मुझे जो है ये जो अब फ्रीलांसिंग तो क्या कोई बड़ा भारी तो मैं उससे कमाई नहीं होती है। साधारण सी होती है। लेकिन अपने ढंग से अपनी दुनिया में जो रहने का सुख है, वो सुख जो है वो मैं उठा पा रहा हूँ। तो मुझे कोई बेचैनी नहीं होती कि आज की तारीख में मेरे पास जो है वो
संपादन की जिम्मेदारी नहीं। और एक दूसरा सुख ये है कि जब मैं संपादक था तो हर लेखक जो है, हर मुझे जो है संपादक के रूप में ही देखता था। मेरा अपना जो लेखकी व्यक्तित्व है, छोटा या बड़ा, उसकी तरफ से वो उसकी नजरें जो हट जाती थी, उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होता था। तो अब जैसा भी मैं लेखक हूँ, तो अब मेरी जो है मेरा जो भी किसी की नज़र में जो भी मूल्य है या नहीं है, वो मेरे लेखक होने की वजह से। क्योंकि मेरे पास पद नहीं है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किसी को डांट फटकार नहीं सकता, किसी को अपमानित भी नहीं कर सकता, जिसमें कभी कई बार ऐसा हो भी जाता था। तो किसी भी तरह की अधिकार भावना जो है मेरे पास नहीं है, कोई अधिकार नहीं सिवाय लिखने के अधिकार के। तो और उसमें मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, यही जो है किसी के भी मेरे बारे में जजमेंट का क्राइटेरिया हो सकता है। मैं किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह का नहीं पहुंचा सकता। ये सब चीजें जो है ये जो स्वतंत्रता है, एक फ्रीडम है कि आपको आपके लेखक के रूप में ही पहचाना जाए और किसी रूप में नहीं, या जो भी पत्रकारिता आप करते हैं उसी रूप में आपको पहचाना जाए, क्योंकि आप और कुछ जो है किसी के लिए लाभ या हानि के कारण नहीं बनते हैं। तो इसकी अपनी एक जगह है, अपना एक फायदा है, अपना एक सुख है। और वो सुख जो है मुझे 6 साल से मिल रहा है, और अब मेरी कोई आकांक्षा नहीं है कि कहीं मैं जो है कोई संपादक बनूं या कुछ करूं। ऐसी कोई इच्छा मेरी अब रह नहीं गई है। मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। सर, बतौर संपादक आपको किन बातों में जो है संतुष्टि मिलती थी? बतौर किन संपादक आपको किन किन बातों में संतुष्टि मिलती थी? किस बात में आपको संतोष प्राप्त होता था? भाई, मेरी पत्रिका जो है अच्छी निकले और मैं अच्छे लोगों को जोड़ सकूं, और अच्छे से अच्छे लेखक जो है, कुछ लोग स्वेच्छा से, कुछ को मैं आग्रह करूं और लिखवाऊं, तो ये इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है कि मैं अपने सारे सहयोगियों का सहयोग ले सका। उनसे मेरे ख्याल से शुक्रवार में कोई ऐसा नहीं था कि जो चाहे चाहे उप संपादक के पद पे रहा हो, जिसको रिपोर्टर का या संवाददाता का पद नहीं नहीं भी रहा हो, तो उसको भी रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिलता था, उससे भी लिखवाता तो था ही मैं। हम्म। तो सबसे लिखवाने का जो वो ही एक सुख है। जैसे मैंने कहा कि वो मुझे अपना ही काम लगता है। तो अपने सबसे लिख, फिर जो बाहर से लोग कंट्रीब्यूट करते थे तरह तरह की चीजें। अब मैंने कल एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी, तो उस पर एक कवि हैं वसंत त्रिपाठी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आजकल पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प चीजें लिखी जो मुझे बहुत जैसे उन्होंने कहा कि उनकी एक कविता छपी उसमें। तो वो कुछ कोई चीज खाने गए थे, क्या हुआ था उसमें, वो आधा कागज ही उनको मिला। उसमें उनकी आधी कविता थी, आधी कविता नहीं थी। लेकिन हम लोग जो क्योंकि नंबर देते थे, मोबाइल नंबर देते थे, तो उस आदमी ने कहा कि साहब मुझे ये कविता इतनी अच्छी लग रही है, इसका नीचे का हिस्सा, कि मैं ये पूरी कविता जो है सुनना चाहता हूँ। तो संयोग को बसंत त्रिपाठी जी को याद थी, तो उन्होंने उसको वो पूरी कविता उन्होंने उन्हें सुनाई। फिर उनका एक और कहना था कि एक कविता पढ़कर जो है एक आदमी जो आत्महत्या का इरादा बन चुका था, किसी तरह ये उसकी कविता हाथ लग गई, तो उसका इरादा बदल गया। जैसे एक मेरे मित्र मंगलेश डबराल ने भी एक बार ऐसा कहा था। तो ये बहुत बहुत वो है। तो ऐसी कई कई फिर एक एक बार लिखा कि मेरी उनकी कहानी छपी थी कोई, वो कह रहे कि इस पर इतनी प्रतिक्रियाएं आई कि 6-7 दिन तो सुनता रहा। फिर मैं तंग आ गया, फिर मैंने जो या मैं कुछ दिनों तो सुनता, 6-7 दिन है या नहीं मुझे याद नहीं, मैं कुछ दिनों तक सुनता रहा। फिर मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तो, तो ये जो अच्छा, क्योंकि नंबर देते थे इसलिए जो है लिखने वाले को पसंद करने वाले लोग उसको फोन करते थे। तो जी। उसको सीधा जो है मैं स्टाफ के लोगों का नहीं था, बाहर के लोगों को नंबर देता ही था।
तो उनको जो सीधा जो फीडबैक मिलता था, आप सोचिए एक लेखक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक पत्रकार के लिए जो बाहर से लिख रहा है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उसको जो इनकरेज करता है कि वो ऐसी पत्रिका में लिखे। तो ये संपादक के सुख होते हैं, और मैं मानता हूँ कि ये सुख भी जो है रचनात्मक सुख है। सर एक सवाल व्यंग्य की आपकी विधा से, कि आपने राजनीतिक व्यक्तियों को लेकर बहुत सारे व्यंग्य लिखे, मगर क्या कभी किसी एक व्यक्ति को मजाक का पात्र बनाकर, कभी कुछ लक्षित करके कुछ लिखा है क्या आपने? नहीं, मैंने जो सार्वजनिक व्यक्तित्व है और सार्वजनिक राजनीतिक व्यक्तित्व है उन्हीं को टारगेट करके लिखा है। और लेकिन व्यक्ति को टारगेट करने का मतलब नहीं है कि व्यक्ति को ही टारगेट करना है, इशू को टारगेट करना है। जिस इशू को जिस तरह से वो रख रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, बता रहा है, उसको टारगेट करना है। नाम तो वो चूंकि वो है इस समय तो वो आएगा ही। तो लेकिन मैंने कभी किसी व्यक्ति को टारगेट करके कुछ नहीं लिखा। जैसे मैंने अभी एक कविता छपी है, क्या महाकवि तुम ही हो महाकवि, ऐसा शीर्षक मुझे याद नहीं आ रहा था। तो कुछ लोगों ने शायद समझा कि मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट किया, लेकिन मैं कभी जो है कोई क्रिएटिव काम, हाँ मुझे अगर स्वतंत्र मिश्र पर हमला करना होगा तो मैं स्वतंत्र मिश्र के बारे में एक टिप्पणी लिखूंगा और मैं उससे असहमति जताऊंगा और नाम लेके सीधी असहमति जताऊंगा। मैं जो है ये नहीं करूंगा कि मैं आपको एक कहानी का या कविता का एक पात्र बना के आपकी हंसी उठाऊं। हो सकता है एक कोई कविता या कहानी ऐसी लिखूं जिसमें कि 10 तरह के लोगों में कहीं थोड़ा सा मिश्रण कहीं आपका भी हो, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जो है ऐसे टारगेट करके कभी नहीं लिखना चाहूँगा और न कभी लिखता हूँ और न मेरी प्रवृत्ति है। बल्कि जब व्यक्ति भी जहाँ राजनीतिक व्यक्ति भी उपस्थित होता है तो वो पूरे माहौल के संदर्भ में ही उपस्थित होता है। मैं जैसे बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी पर इधर इधर काफ़ी लिखा है, और उनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं जो जो सार्वजनिक जीवन से बाहर की हो सकती है, अगर क्या सुनने को मिली भी तो मैंने उसको सार्वजनिक जीवन में जो कुछ आया है, सामने आया है, जो कुछ उनका व्यवहार समाज में है, जो कि राजनीति उनकी है, वो तो मेरी या किसी की भी जो है वो या राजनीतिक टिप्पणी का जो भी है उसका विषय तो बनेगा ही, और वो उसमें उसमें व्यक्ति कहाँ जाएगा। क्योंकि जैसे संपादक जो है पूरी पत्रकार की वजह से, प्रधानमंत्री जो है पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, तो वो नाम तो आएगा ही। लेकिन नाम जो है कोई, देखिए किसी देश के प्रधानमंत्री से एक नागरिक के रूप में, एक हम तो एक नागरिक ही है ना, नागरिक तो वो भी हैं, जी। लेकिन वो एक बहुत बड़े पद पर हैं। तो आपकी कोई ईर्ष्या प्रतिद्वंदता तो किसी प्रधानमंत्री, यही क्या किसी से भी नहीं हो सकती। क्या करेंगे आप, मतलब आपका कोई व्यक्तिगत द्वंद्व तो आपका किसी से है नहीं। तो आप जो है वो उनकी कुल मिला के जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर ही क्रिटिकल होंगे। और अगर मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन सिंह केंद्र में थे। मेरी तो एक कविता में इंदिरा गांधी का नाम भी आया है। तो लोग आजकल जो कहते हैं कि आप तब कहाँ थे तब कहाँ थे, तो मैं हमेशा था। और यही नहीं हमेशा कि रहूंगा। अब हूँ, पहले भी बहुत रहा हूँ। और मैंने जैसे बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के पीरियड से जो है मैं राजनीति पर लिखता रहा हूँ। तो हमेशा मैं अभी जो जो होगा उस समय वो तो आपकी नज़र से ओझल नहीं होगा, वही केंद्र में रहेगा। क्या सर ये एक किस्म की माफ़ी देने जैसी चीज़ तो नहीं है कि आप किसी बात पर वर्तमान समय पर सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं वर्तमान समय की किसी पॉलिसी को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो तब ये कहा जाए कि फलाँ के रीजन में ऐसा था, तब भी ऐसा हुआ था। तो क्या हम उस पॉलिसी के जो को लागू करने वाले लोग हैं, उसको एक किस्म की माफ़ी देते हैं या उसके जो सिन हैं, अपराध हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं? क्या नहीं, है इसको? माफी देने का भाव तो मैं माफी देने वाला और दंड देने वाला तो कौन हूँ।
नहीं हुआ एक बिल्कुल। माफी देने वाला, दंड वाला देने वाला तो कोई है नहीं। तो लेकिन आप किसी भी चीज को अगर पूरे पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे तो फिर आप लेखक नहीं हैं, आप व्यंग्यकार भी नहीं। आपको किसी भी चीज को एक पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, वरना जो है आपका व्यंग्य बहुत भोथरा और उथला हो जाएगा। सपाट। या कोई भी रचना जो है बहुत तो एक पूरे पर्सपेक्टिव में चीजों को तो देखना ही होगा। और अगर हम आज अपने बड़े व्यंग्यकार, जैसे मैं, सभी लोग जो है हरिशंकर परसाई का नाम लेते हैं, वो बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं और बहुत व्यंग्यकार ही क्या, एक बहुत बड़े लेखक हैं वो। तो आप उनको भी पढ़ेंगे तो एक पूरे पर्सपेक्टिव में जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो और कुछ सीखा ना हो उनसे या दूसरे लेखकों से, कुछ सीखा कि बातों को एक पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करनी चाहिए। और व्यक्ति टारगेट हो तो व्यक्ति भी जो है वो एक पर्सपेक्टिव में टारगेट, और एक पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है उसे आप ये कहें कि ये तो आज से ही शुरू हुआ है। आज से नहीं शुरू हुआ भाई, बहुत सी चीज़ें जो जी है उनकी गति आज बहुत तेज हो गई होगी, बहुत तेज हो गई होगी। बिल्कुल। और वो बहुत आपको विचलित करती हो, तो उस समय शायद उतना विचलित नहीं करती है, उस समय भी करती थी और आज आप भूल गए इस बात को। तो उसके एक एक व्यापक समझ के बिना आपका न तो व्यंग्य का कोई मतलब है, न न किसी और लेखन का, न इवन पत्रकारिता का भी। तो जैसे मैंने भी जो उसमें संपादकीय लिखे हैं, बहुत से जो बहुत ही सामयिक किस्म के एक किताब छपने जा रही है, तो मैंने उनको अलग कर दिया। क्योंकि एक साप्ताहिक न्यूज पत्रिका में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें भी करनी होती है जो बहुत सामयिक है, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इनके की बाद में भी वैल्यू रहती है। तो कुल मिला के ये मेरी समझ है, मान्यता है, ये माफ़ी देने और न देने वाली बात तो कहीं आती ही नहीं। जी। आप सर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को निभाते रहे, इतना लंबा समय वक्त पत्रकारिता में, फिर साहित्य में आपका समय बहुत जाता होगा। फिर आप घर परिवार के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, उसको कैसे पूरा करते रहे? कैसे कर पाए? कितना जस्टिस कर पाए? आपको कैसा लगता है? आज भाई मैं इसका श्रेय जो है अपनी पत्नी को ज़्यादा देता हूँ। वो आज भी जो है आटा घर में है, दाल घर में है या नहीं है, या सब्जी घर में है या नहीं है, क्या है, ये सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अरसे से संभाल रखी। तो घर की इस तरह की जो दैनिक जिम्मेदारियां हैं उससे मैं करीब करीब बरी हूँ। तो एक तो ये कारण है कि मेरा काम जो है मुख्य रूप से जो घर का जो खर्च है उनका इंतज़ाम करना है। और जब बच्चे छोटे थे तो उनकी तरफ ध्यान देना होता था। तो इसलिए जो है वो, अगर मेरी पत्नी जो है वो इतना सहयोग करने वाली नहीं होती और ये सारे ही काम मुझे करने होते हैं, एक एक काम, वो ऐसी होती है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, या ये सब चीज़ों का उनको समझ नहीं होती, या घर की गृहस्थी को कैसे चलाना है उनको ये नहीं आता होता है, या खुद जिम्मेदारी उन्होंने अपनी नहीं ले ली, तो मेरे लिए जाहिर है कि मुश्किल तो होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ करता ही नहीं, लेकिन मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि आप दफ्तर में भी 8 घंटे 10 घंटे लगा रहे हैं, फिर घर आके भी जो है वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती हैं जो कि मुझे ही करनी होती है, तो वो मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन बाकी तो ज़्यादातर जो दैनिक जिम्मेदारियाँ हैं, सौभाग्य से मुझे ऐसी पत्नी मिली कि जो इसको संभाले। सर आप इन दिनों क्या लिख रहे हैं? मतलब आप किसी किताब पर काम कर रहे हैं, कुछ आपका प्रकाशन में आने वाला है, जो आप शेयर करना चाहते हैं पाठकों से? देखिए, मैंने तो एक ही काम योजनाबद्ध ढंग से किया, और वो था रघुवीर सहाय की जीवनी। तो वो मुझे ज़रूर योजनाबद्ध ढंग से करना पड़ा और किया मैंने, और छप भी गया है वो।
बाकी काम मैं योजनाबद्ध ढंग से, अभी एक किताब मेरी आई है, एक नास्तिक की डायरी, आप उसको भी कह सकते हैं कि थोड़ा योजनाबद्ध ढंग से है, क्योंकि उसमें मैंने जो है वो मैंने ऐसी चीजें जो लिखी वो लगातार मैं लिखता रहा, लगातार मतलब कि हर रोज लिखा ऐसा जरूर नहीं था, उसको मैं थोड़ा थोड़ा टाइम गैप देखकर लिखता रहा, लेकिन वो भी उतना योजनाबद्ध नहीं, मन में ये था कि हाँ ऐसा मुझे करना है। एक और छोटी मैंने वही पुस्तिका जैसी लिखी है, हमारे अच्छे कवि भी थे, वो आईएएस अफसर भी थे, मित्र भी थे, तो उनके बारे में एक लिखी है। लेकिन बाकी काम में ज़्यादातर जो है वो योजनाबद्ध ढंग से नहीं करता, कि एक योजना, एक किताब की योजना बना के लिखा जाता। हाँ, जैसे मैं कविताएं इतनी सारी लिखी हैं तो जाहिर है किताब बन जाएगी। उसमें कविता लिखने में तो कोई योजना ऐसी थी नहीं कि भाई ये कविता संग्रह बनाने के लिए मुझे कविताएं लगातार लिखनी है, या मैं कहानियां तो मैंने बीच बीच में बहुत, इस बीच में बहुत नहीं लिखी है, लिखी है लेकिन नहीं लिखी ऐसा भी नहीं है। तो वो भी कोई योजनाबद्ध ढंग से नहीं कि मुझे कहानी संग्रह छपाना, हो गई इतनी तो कहानी संग्रह छप जाएगा, नहीं होगी तो नहीं छपेगा। व्यंग व्यंग में इतनी योजनाबद्ध है कि मुझे एक स्तंभ जो है कहीं से मिला हुआ है, तो उसके लिए मैं लगातार लिखता हूँ। तो वो भी मैं 3-4 दिन तक जो है वो सोचता रहता हूँ, डोलता रहता हूँ, किस पर लिखूँ, इस पर ना लिखूँ, या फिर लिखता हूँ तो फिर जैसा कि मैं शुक्रवार में भी करता था कि अपने संपादक को 50 बार जो है चेंज करता था, तो वो मैं करता रहता हूँ। तो इतना ही योजनाबद्ध ढंग से है, लेकिन ये है कि मुझे ये करके रख रख देना है। अगर कुछ योजनाबद्ध ढंग से लिखा भी है तो वो इसलिए नहीं कि वो उसको किताब की शक्ल देनी है, इसलिए कि मेरा मन हुआ तो लिखता गया। जैसे एक ज़माने में मैं जब जर्मनी में 2 साल रहा हूँ, पश्चिम जर्मनी में, तो मैंने कोई, मुझे भी याद भी नहीं था कहीं देखा कि कुछ बीच बीच में उस पर लगातार कुछ लिखता रहा था। वो बहुत इररिलेवेंट हो चुका होगा, लोग 40 साल, मतलब मैं यहाँ 84 में आ चुका था, 82-84, हाँ। तो बहुत अरसा हो गया। तब वो बहुत तब तब तो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दो अलग अलग चीज थे, तो सब बहुत रिलेवेंट हो चुका है। लेकिन उस समय मन हुआ तो लिख दिया। तो सब कुछ मेरे लिए बहुत योजनाबद्ध जो है वो एक लेखक के लिए शायद होता भी नहीं उतना योजनाबद्ध। हाँ, अगर आप उपन्यास लिख रहे हैं, जैसे मैंने वो एक उपन्यास लिखा, तो उसमें मुझे समय लगा, 6 साल लगे, इसलिए भी कि मन भटकता रहता था, दूसरे काम आ जाते थे, नौकरी भी उस दौरान कर रहा था। तो उसमें फिर मुझे समय लगा, फिर बार बार करेक्शन भी करना होता है अपनी बात को ठीक से कहने के लिए। तो एक वो आप समझ सकते हैं कि एक योजनाबद्ध ढंग से काम वो किया हुआ। तो संपादन का काम किया, उसमें तो बहुत उस तरह की योजना नहीं होती, ये ध्यान दें कि भाई इन इनके लिए क्या टिप्पणियाँ होनी चाहिए। तो योजना मेरे काम में बहुत ज़्यादा उसकी जगह नहीं रही। जी सर, एक आखिरी सवाल तो नहीं, मैं चाहूँगा कि आप नए आधुनिक कवियों, कहानीकारों, पत्रकारों, लेखकों को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? संदेश वगैरह देने में कोई विश्वास नहीं करता। संदेश अगर नेता लोग दें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे राष्ट्र के नाम संदेश वगैरह प्रसारित होते हैं, तो ये उनको शोभा देता है कि वो संदेश दें। तो मैं संदेश वंदेश तो क्या दूंगा, और संदेश देने के मैं अपने आप को काबिल भी नहीं समझता। तो यही है कुल मिला के कि अगर संदेश कोई जैसा कुछ है तो ये कि जीवन में शॉर्टकट कभी काम नहीं आते। मैंने पत्रकार, अपने जीवन के अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत से पत्रकारों को देखा जो शॉर्टकट से बहुत चीजें हासिल कर ली, पद भी बड़े बड़े हासिल कर लिए, धन भी कमा लिया, लेकिन उनकी इज्जत जो है वो उम्र बढ़ते बढ़ते जो है धूल में मिलती गई। तो शॉर्टकट जो है वो जीवन में बहुत काम नहीं आता। तात्कालिक उससे लाभ आपको हो सकता है, लेकिन अगर आप जीवन में जो है कुछ ऐसा करना चाहते हैं इससे आपको सेटिस्फेक्शन हो सकता है, बाकी लोगों के लिए वो बाद में रिलेवेंट ना रह जाए।
जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे लेखन हो सकता है मेरे मरने के बाद उसका कोई मतलब न रहे, लेकिन मुझे तो मैंने लिखा है उसका सेटिस्फेक्शन भी है और एक तरह की बेचैनी भी है कि भाई मुझे और अच्छा लिखना चाहिए था। तो यही है कि जितना हो सके अपनी, जाहिर है कि जो जीवन की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए तो काम करना ही होता है, करना ही चाहिए। लेकिन सर आप जीवन में, आखिरी सवाल, हाँ, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। जीवन में आपको अपने काम का सुख तो प्राप्त हुआ है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। किसी बात का दुख, मलाल या मैं नहीं कर पाया, ऐसा कुछ है आपके जीवन में जो मैं नहीं कर पाया ऐसा? नहीं कर पाया ये कि मैं तो बहुत ही अच्छा लेखक होना चाहता था। जो मेरे आदर्श हैं लेखक, उन जैसा होना चाहता था, नहीं हो पाया। अनुभव की दुनिया जो है मेरी और विस्तृत होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। तो ये जो असफलताएं हैं ये तो कचोटती हैं जी। कि आप जो है वो जितना अच्छा आपके मन में था कि करना चाहिए वो आप कर नहीं पाए, और मैं जानता हूँ कि वो मैं कर नहीं पाया। तो ये सब जो तात्कालिक सफलताएं हैं वो अपनी जगह हैं। इसमें से मेरे अनुपस्थित होने के बाद कितना बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा, मुझे लगता है बहुत कम बचा रहेगा। तो एक ये अफसोस तो है, लेकिन अब ये है कि जो मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश की है। एक बहुत ज़्यादा लिखना भी शायद एक बहुत ठीक बात नहीं है, लेकिन मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, ये भी मेरी मजबूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत लिखता है उसमें कुछ ना कुछ तो ढंग का होता ही है, तो हो सकता है उसमें कुछ ढंग का निकल रहा है, वो कोई देखने वाले की नज़र हो तो निकल आए। लेकिन मैं, हाँ, अगर मैं कोई चीज़ के लिए बेचैनी महसूस करता हूँ तो फिर मैं उसको लिख के रहता हूँ। बाकी उसका मूल्य तो आप तय नहीं कर सकते कि आप वो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। मुक्तिबोध तो जीवन भर जो है असफल रहे, उनको क्या पता था कि जीवन के उनकी मृत्यु के बाद जो है उनको इतना बड़ा कवि माना जाएगा है। तो लेकिन ये हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, हर एक आदमी मुक्तिबोध नहीं होता, और मैं मुक्तिबोध नहीं हूँ, न रघुवीर साय हूँ, न श्रीकांत वर्मा हूँ। मैं विष्णु नागर हूँ, जो जिसकी सफलताएं असफलताएं, कुछ सफलताएं भी बहुत दीर्घगामी नहीं है, असफलताएं तो कभी दीर्घगामी होती ही नहीं। तो ये सब जी। मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के रूप में जो है मैं बेहतर हो सकता था। कई बार एक व्यक्ति, जैसे कहा जाता है एक व्यक्ति में कई व्यक्ति होते हैं, तो जो ऐसा हमें दिखाई देता ठीक ठीक वैसा ही होता। हालांकि कोशिश करता हूँ लेकिन ठीक ठीक वैसा ही होता। तो कंट्राडिक्शंस जो है वो जीवन में किसी भी व्यक्ति के जीवन में होते ही हैं, उससे वो बच नहीं सकता। लेकिन कोशिश कर सकता है कि कंट्राडिक्शंस कम से कम हो। और जैसे गांधी जी में अपने गुनाहों को कबूल करने की ताकत थी, ऐसी ताकत होती, अपनी गलतियों को कबूल करने की ताकत होती, तो क्या बात है। हमेशा मान लीजिए सच ही बोल सकता, उसमें जो घालमेल जो कहीं कभी करता हूँ वो नहीं करना होता, तो क्या बात होती। ऐसी कुछ बातें दिमाग में आती है। सर आपका आप आप में धैर्य बहुत है। इस धैर्य को सीखने की ज़रूरत है, और बहुत हद तक मैंने सीखा भी। अरे और अभी बातचीत में भी इतना धैर्य आपने बना कर रखा, और मुझे लगता है कि थोड़ा उम्र होने का कोई रजनी जी। उम्र होने का कारण आपने दिया नहीं।
धैर्य खो इसका काम देते तो मैं हो सकता हो जाता, किस लेकिन ऐसा चीज नहीं। का? उग्र होने का कारण देते, धैर्य खोने का कारण देते तो हो जाता, लेकिन अब हाँ, दिया नहीं तो जबरदस्ती कैसे हो सकता। और जी फिर जी। मैं उम्र ज्यादा आदमी हूँ, तो बहुत जल्दी धैर्य खोना मुझे शोभा भी नहीं देता। जी जी। अब शायद रजनी जी आपको जो श्रोता हैं, पाठक हैं, उन उन तक शायद ले जाएंगी, तो रजनी जी नीरज, हमारी मेरी बात। जी, नीरज, नीरज, रजनी नहीं, नीरज नीरज। जी, हाँ, नीरज नीरज जी, सॉरी। ये आप दोनों ने बहुत ही सार्थक बातचीत की है और हमारे श्रोताओं दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा था। बहुत सी टिप्पणियां भी उन्होंने की हैं, कुछ उनके प्रश्न भी हैं। कैलाश मनहर जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आप एक ख्यात व्यंग्यकार भी हैं, हिंदी के व्यंग परिदृश्य पर आप क्या सोचते हैं? अ, ऐसा है कि क्योंकि मैं जो व्यंग की, हिंदी व्यंग की दुनिया है, व्यंग लिखता हूँ लेकिन हिंदी व्यंग की दुनिया से जी अपने आप को थोड़ा, क्योंकि दूसरी विधाओं में भी लिखता हूँ इसलिए उसको पूरी तरह उसका हिस्सा अपने आप को नहीं मानता हूँ। तो मुझे ये कहने में ज्यादा कठिनाई नहीं है कि हिंदी व्यंग को जहाँ परसाई जी ने पहुंचा दिया था या शरद जोशी ने पहुंचा दिया, उसे क्रिएटिव जो है वो उसका एक उसका एक रचनात्मक स्वरूप दिया था, उसका धीरे धीरे क्षरण होता गया और व्यंगकार कुल मिला के एक मनोरंजनकार के रूप में हो गया और कायरता बढ़ती गई। मतलब आप देखेंगे कि इन लोगों में दो लोग हैं, और खासकर परसाई जी हैं, तो वो बेधक होकर जो है अपना जो समय का राजनीतिक परिदृश्य है उस पर टिप्पणी करते हैं। और आप जानते हैं कि उन पर एक दो बार हमले भी हुए। तो तो जो हमारे ज्यादातर व्यंगकार जो है वो राजनीति, जो हमारे समझ की राजनीति है उसका सीधा सामना करने से बचते हैं और वो एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जो कि ये भी खुश रहे वो भी नाराज न हो। तो वो कुल मिला के व्यवस्था की जो सिस्टम है उसकी पक्षधरता ही करते नजर आते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि काफी अलग ढंग से भी काम करते हैं। जैसे तत्काल मुझे एक नाम याद आ रहा है, एक राकेश कायस्थ है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैंने उनको बहुत से पढ़ा, मुझे अच्छा उनके उनको पढ़ के लगा। ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं जो इस समय मुझे, या कई लोग ऐसे हैं जो कि बाकायदा व्यंग्यकार नहीं, जिन्होंने व्यंग्यकार का रूप जो है वो धारण नहीं किया। जैसे एक हमारे आलोचक है संजीव, तो वो जो है वो कई बार उनकी टिप्पणियां में इतना इतना बढ़िया व्यंग होता है। ऐसे मुझे फेसबुक पर भी बहुत से लोग, उनके नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि लिख रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियली जो अपने आप को व्यंगकार मानते हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने को छुपा कर रखते हैं, अपने को बहुत साहस जो है वो, एक व्यंगकार होने के लिए आपके एक साहस सबसे ज्यादा जरूरी है जी और सीधा साहस जरूरी जी है। कहानीकार को थोड़े बहुत पर्दे में रह सकता है, कवि भी थोड़े पर्दे में रह सकता है, उपन्यासकार भी थोड़े पर्दे में रह सकता है, लेकिन व्यंगकार को तो सीधी चोट करनी ही होती है और अगर उससे बचता है तो फिर बहुत उसका अर्थ नहीं रहेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन्हीं का ही एक प्रश्न और है कि पत्रकारिता में राज किशोर एक बड़ा नाम था, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वो बड़ा नाम था और मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ काम करूं। जब वो कुछ पत्रिकाओं के संपादक बने तो कई बार उनके लिए मैंने लिखा भी है। जी तो वो एक तरह से और वो एक उनकी एक विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे।
उनका निश्चित रूप से हिंदी की पत्रकारिता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनके जीते जी उस स्थान को माना भी गया। अब ये होता है कि समय के साथ जो है बहुत लोगों को भुला दिया जाता है। तो राजकिशोर भी उनमें रहे हैं जिनको कि मुझे लग रहा है कि शायद जितना सम्मान के वो हकदार थे उतना सम्मान उनको नहीं मिला। तो लेकिन हाँ, वो एक महत्वपूर्ण पत्रकार थे, उनसे कई चीज़ों पर असहमति हो सकती है। असहमति होना कोई बुरी बात नहीं है, तो असहमति किसी से भी हो सकती है। तो असहमति के योग्य कोई अपने को बनाता है, यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं निश्चित रूप से राजकिशोर जी को हिंदी के बड़े पत्रकारों में शुमार करता हूँ। जी, आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी ने आपके लिए कहा है कि विष्णु नागर जी एक निर्भीक व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य यात्रा को इनसे मनचाहा सहयोग मिला है। मैं उनकी व्यंग्य दृष्टि का प्रशंसक हूँ। और एक चीज और कही है उन्होंने कि विष्णु जी की पत्रकारिता के अनुभव एक पाठशाला का निर्माण कर रहे हैं। ये खैर वो उनकी टिप्पणी है। जी मित्र और शुभचिंतक हैं और निश्चित रूप से जब भी उन्होंने चाहा, मैंने उनकी पत्रिका के लिए लिखा या उन्होंने कहा कि ये छापना चाहता हूँ, तो मैं तो किसी को भी आपत्ति नहीं करता कि भाई कोई छापना चाहता है तो वो अच्छा है कि कुछ कुछ में नए पाठकों तक हो जाए। लेकिन क्योंकि इनसे प्रेम जी से एक संबंध बना है, बना रहा है, बना रहेगा, तो बाकी तो साहस वास तो मेरे को वही है कि थोड़ा सा एक पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे बेंट ऑफ माइंड जो है उसी तरह का है और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है लिखना, तो मैं लिखता हूँ। तो और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। धन्यवाद कि वो इतना मुझे सम्मान से देखते हैं, जबकि शायद वो उम्र में मुझसे बड़े ही हैं। निरंजन श्रोत्री जी ने भी लिखा है कि मुझे गर्व है कि मेरी एक पुस्तक का ब्लर्ब आपने लिखा है। जी जी जी, अब वो अच्छी कविताएं लिखते हैं और अभी भी मैंने उनकी एक बहुत अच्छी कविता कुछ समय पहले पढ़ी, तो उनका ब्लर्ब लिखा। उन्होंने एक किताब जो है इधर आने वाले कवियों की संपादित की, उसके लिए भूमिका लिखने के लिए कहा, तो मैंने वो भी लिखा। वो एक अच्छे मनुष्य हैं और अच्छे कवि हैं और एक गुना जैसी छोटी जगह पर रहकर वो निरंतर काम कर रहे हैं। जी और जाहिर है कि साहित्य की राजनीति में उनका कोई दखल नहीं है, सिवाय इसके कि वो दखल आप इसी रूप मानते कि वो एक पत्रिका के में जो है वो कविताओं का चयन करते हैं। तो अगर इसे भी दखल माने तो अलग बात है, वरना उनका कोई इस तरह का दखल नहीं है। जी और बहुत लोग उनकी कविता की तरफ ध्यान देते हैं, एक मैं भी हूँ जो ध्यान देता हूँ। जी नीलम कुलश्रेष्ठ जी लिख रही हैं कि मैं तो आपकी गुजरात दंगों में की गई रिपोर्टिंग से प्रभावित हूँ। उस वक्त आपने रिपोर्टिंग की होगी। हाँ, मैंने की थी। मैं खुद ही भूल गया हूँ कि मैंने क्या क्या उस समय किया था, लेकिन हाँ उस समय मैंने प्रस्ताव किया था कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और मैं गया था। इसी तरह जब पंजाब में आतंकवाद की स्थिति थी, तब मैंने राजेंद्र माथुर जी से, जो हमारे संपादक हुआ करते थे, उनसे प्रस्ताव किया कि मैं पंजाब जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ की रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने तो और कुछ नहीं मांगा था सिवाय इसके कि भाई मैं जा सकूं, उसके लिए सुविधाएं दी जाए। तो उन्होंने, जो कि आतंकवाद का दौर चल रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए उस समय 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस भी करवाया था। 1,00,000 रुपए उस समय की बड़ी राशि होती थी। जी तो 1,00,000 रुपए का उन्होंने मेरा इंश्योरेंस करवाया और मुझे कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, उस दौर को भी मैंने वहाँ भी देखा है और गुजरात को भी दंगों के एकदम बाद जो है, दंगों क्या, वो एक तरफाई दंगा था जी और जो बातें लोगों ने रिवील की
वो बताती हैं कि उस समय की राज सत्ता ने ये सब प्रायोजित किया था और बहुत सोच समझ के और बहुत लॉन्ग टर्म की जो है वो अपनी राजनीति करने के लिए किया था। तो मनुष्यों की बलि देकर ये किया गया, ये बहुत मुझे आज भी बहुत विचलित करती है ये बात, और मैं कभी भूल नहीं सकता इस अपराध को। दुनिया जी भूल जाए, मैं इस अपराध को जो है भूल नहीं सकता। जैसे मैं जो बाबरी मस्जिद गिराने के जो अपराध है उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं अपनी ओर से माफ नहीं कर पाऊंगा, बाकी तो दुनिया माफ करे तो करे भाई, वो दुनिया का काम है। जी मैं जी। अपनी ओर से उस चीज को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। शमशुल इस्लाम जी कोविड-19 में घरबंदी को धन्यवाद देते हैं कि इसके कारण आपको विस्तार से सुनने का मौका मिला। तो अबे और चलिए, कोविड-19 का कुछ फायदा भी है, तो जी ये जी, इससे पता चला। ये सकारात्मक प्रभाव है हाँ, उसका। हाँ, नकारात्मक तो मैं तो बहुत बता रहा सारे हूँ, हर हैं। चीज का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है, वरना होता ही है। हाँ, जी जी। ब्रजेश आपको कानूनगो इतना जी समय की है। जी, ब्रजेश कानूनगो जी की एक कहानी छपी थी, रिंगटोन, शुक्रवार में। हाँ, वो कह रहे हैं कि उसका वो वाला अंक जिसमें वो कहानी आई थी, तो हाँ, उनकी माँ अपने अंतिम दिनों तक अपने सिरहाने रखती थी। इस अच्छा, चीज को वो याद कर रहे हैं। और बहुत हाँ, सारे हमारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने एक आग्रह किया है कि आप अपनी कोई रचना सुनाएं, कविता, व्यंग, जो भी आपका मन करे। अधिकतर कविता सुनाने का आग्रह किया है। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ। छोटी सी नहीं, बड़ी सी सुनाइए। आज आपका ही दिन है, आपको ही सुनने का। बहुत समय हो गया है, तो समय की बहुत आप चिंता ना करें। शमसुल जी तो ये कह रहे थे कि मुझे लग रहा है बातचीत बहुत नहीं, जल्दी खत्म हो रही है। आप चिंता नहीं करेंगी, मैं भी शायद ना करूं, लेकिन जो लोग सुनने वाले हैं उनकी भी धैर्य की एक सीमा होती है, तो जी उस जी, सीमा को समझते हुए मैं एक छोटी कविता पढ़ता हूँ। उसका शीर्षक है तोप। स्वागत। जी जी, स्वागत है। माना कि आप बहुत बड़ी तोप है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी तोप है, लेकिन किसी ने बनाया है तभी तो आप तोप हैं। किसी ने बारूद भरी तभी तो आप तोप हैं। किसी को चलाना आता है तभी तो आप तोप हैं। और तोप हैं तो भूल गए क्या कि मशीन गनों और बमों के जमाने में तोप है। तो ये लिखी तो गई थी 2014 के शुरू में, ये किताब पुस्तक मेले में छप के आ चुकी थी, जनवरी फरवरी में आ चुकी। तो उस समय की जो तोपें हैं, और बहुत सी तोपें आज भी काम कर रही हैं, तो उन सब तोपों को जो है ध्यान में रखकर एक तोप पर मैंने ये कविता लिखी। जी जी, मैं सोचता हूँ सांकेतिक रूप कि से बहुत कुछ हाँ, कह दिया इस तोप ने, सांकेतिक रूप से। जी जी। तो आज तो की इस बहुत शानदार गोष्ठी रही है ये। और आपसे स्वतंत्र जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, आपकी व्यक्तिगत जीवन से, आपकी पत्रकारिता के जीवन से, और भी सामाजिक भी बहुत सारे आपके ऐसे अनुभव रहे हैं जिनसे हमें रूबरू होने का मौका मिला है। तो आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना लंबा समय निकालने के लिए, धैर्य से सारे दर्शकों का भी मैं तो सुनने के धन्यवाद लिए। जो है जी आपको भी दूंगा, स्वतंत्र जी को नीरज भी जी। दूंगा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा कि जो अभी तक जो है जी जी जी, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त कर रहे बिल्कुल, जो सुन रहे हैं। हैं, हाँ, वो तो सभी से पहले धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि कार्यक्रम वो की सबसे सार्थकता ज्यादा ही तब है जब मजबूत है। उसके लिए, हाँ, श्रोता दर्शक हो, तभी जी सार्थकता होती है कार्यक्रम की। आपने एक मंच तो दिया, जी स्वतंत्र जी ने भी अपना पूरा समय दिया, जी लेकिन लोगों में जिन लोगों ने धैर्य इतना दिखाया, मैं सोच रहा था कि ये काम शायद 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे से अधिक चल गया मुझे लगता है। जी जी जी, तो इतने हाँ, बस समय जो 2 घंटे होने में 10 मिनट बाकी है। बताइए, एक और मेरा जो हुई थी बातचीत, वो भी इसी तरह जो है 2.25 घंटे खींची थी। जी जी, आपके तो लिए तो, पहले आपको सुनने के लिए तो ये भी समय कम ही है। नहीं,
तो 1.25 घंटे जो है ये वो लगातार सुनता रहा, या 1 घंटे भी जिसने सुना है, जी जी तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उसमें बहुत से नाम जो आपने पढ़े हैं, जी उसके अलावा भी नाम होंगे, तो उन लोगों ने अपना इतना समय दिया, जी आपने जी अपना समय दिया, स्वतंत्र जी ने अपना समय दिया, तो सर मैं आपका शुक्रिया, नीरज जी आपका शुक्रिया। और जो इतने लोग सच में जुड़े रहे, सवाल तो मेरे पास और भी बहुत थे, पर मुझे लगा कि ये वक्त जो है ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। और धैर्य की, जैसा सर कह रहे थे, धैर्य की बात है, तो हमें धैर्य की परीक्षा ना लेते हुए उसको, कई सवालों को मैंने छोड़ दिया है। अब सर का तो इतना लिखा हुआ है कि उस पर ही बात करने में बहुत घंटे चले जाएं, तो कोई, मेरे लिए तो आनंद का विषय है। जी लेकिन सर ने इतना लंबा समय दिया, उनका मतलब शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आयोजन किया इतना शानदार। और सभी जो लोग जुड़े उनका शुक्रिया। जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत और धन्यवाद। चूंकि एक बार कैंसिल होके दोबारा प्रोग्राम हुआ है ये, मेरे लैपटॉप के खराब हो जाने के कारण, तो वो तो और उसके मुझे एक बार भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया क्यों ऐसा हुआ है। आपने दोनों ने सहर्ष उस समस्या को भी समझा और आज फिर हो प्रस्तुत सकता है करने मेरा के लिए। मेरा जो है वो ये जिस मोबाइल से कर रहा हूँ वही खराब हो जाता है, उसमें क्या है वो जी तो। जी, बस हाँ, व्यवधान टेक्नोलॉजी है। है, क्या कर सकते हैं इसका। हाँ, उस पे बिल्कुल। आपकी नियत पे शक करने का कोई कारण नहीं था। जी 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 तो इसमें कोई बात तो समस्या इस नहीं। जी, आज की इस शानदार चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सारे उपस्थित दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।